हेलो एवरीवन, आई एम सोनल गुप्ता वेलकमिंग यू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम हमारे टॉपिक नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है प्रॉपर्टी, पोजेशन एंड ओनरशिप। ये टॉपिक सिर्फ एक लीगल कंसेप्ट ही नहीं बट हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट भी है। जैसे कि क्या हम अगर लाइब्रेरी से बुक इशू करते हैं तो हम उसके ओनर हो जाते हैं या हम सिर्फ उसके पजेसर हैं। अगर हमारे पास कोई लैंड है तो वो हम उसके ओनर हैं या पजेसर हैं। इस वे में हमें आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टी, पजेसर, पोजेशन और ओनरशिप में क्या कनेक्शन है। ठीक है, समझते हैं इस टॉपिक को अच्छे से और उसके बाद उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके इस टॉपिक को हमारा एक अच्छा और क्लियर कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल and Discord server to get all the study material in different languages. You can also WhatsApp us for other inquiries. चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड पोजेशन। इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि लॉ ने कैसे प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है, ओनरशिप को स्टेब्लिश किया है और पोजेशन को लीगली प्रोटेक्ट किया है। जूरिस्प्रूडेंस का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कोर कॉन्सेप्ट है जो हम आगे अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। हम सबसे पहले उसको क्विक समरीज देख लेंगे, उनके थ्योरीज और जो भी जूरिस्ट के व्यू पॉइंट्स हैं उसे एक्सप्लेन करने के बाद कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज करो कि फॉर एग्जांपल कि आपने एक कार खरीदी और उस कार की अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, वो अभी भी शोरूम में ही है। तो क्या आप उस कार के ओनर हो या आप सिर्फ और सिर्फ उस कार के पोजेसर हो या आप उस कार के ओनर और पोजेसर दोनों हो? ये जो डिस्टिंक्शन निकल के आएगा उसे ही हमें अपना कोर फोकस बनाना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली देखा जाए तो प्रॉपर्टी क्या है ये देखना है हमें। ठीक है, अब हम डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट के व्यू पॉइंट से देखते हैं कि प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होलैंड से। होलैंड की एक बुक है एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी को क्या डिफाइन किया है कि एक टोटल फॉर्च्यून ऑफ अ पीपल, मतलब कि कोई भी जितने भी एक पर्सन के पास ओन्ड ऑब्जेक्ट हैं वो, प्लस अगर कोई नेट वैल्यू जो भी क्लेम्स है उसके पास वो, अब अगर उसके पास कोई लाइबिलिटी है तो वो उसमें से माइनस कर दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है ए, ठीक है, उसके पास एक हाउस है, एक कार है और उसके पास सपोज करो 200 शेयर्स है। तो ये तो सब प्लस कर दिया जाएगा और अगर उसके पास कोई लाइबिलिटीज हैं तो वो उसमें से माइनस कर दी जाएंगी। तो होलैंड के अकॉर्डिंग फॉर्च्यून क्या है? ओन्ड ऑब्जेक्ट्स प्लस क्लेम्स माइनस लाइबिलिटी। तो जो भी अमाउंट बन के आएगी वो एक पर्सन की प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं प्रोप्राइटरी वर्सेस पर्सनल राइट। प्रोप्राइटरी राइट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे राइट्स जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं टू प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड, गुड, शेयर्स, पेटेंट। और पर्सनल राइट्स मतलब ऐसे ऑब्लिगेशंस जो हमें अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक इंडिविजुअल मिलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो प्रोप्राइटरी राइट्स मतलब अगर आपकी कोई एक लैंड है, ठीक है, और पर्सनल राइट्स मतलब कि आपके पास राइट है टू कलेक्ट रेंट, तो ये आपका पर्सनल राइट है। अब नैरो वर्सेस ब्रॉड व्यू में देखें तो नैरो व्यू के अकॉर्डिंग ओनली प्रोप्राइटरी राइट, सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरी राइट्स इन रीम ही प्रॉपर्टी कहलाती हैं, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट्स। और ब्रॉड वे में देखें तो एक ऐसे सारे राइट्स जो एक पर्सन की वेल्थ का पार्ट बनते हैं वो सब प्रॉपर्टी में काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नैरो राइट्स का देखें तो अगर कोई भी एक कॉपीराइट है बुक के ऊपर तो वो एक प्रोप्राइटरी राइट बन जाएगा। और ब्रॉड राइट्स के अकॉर्डिंग देखें तो कॉपीराइट भी, उसके ऊपर जो भी रॉयल्टी मिलती है वो भी, और जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल रॉयल पेमेंट है, गुडविल है, वो सब कुछ जो है वो प्रॉपर्टी का पार्ट होगा एक पर्सन के लिए।
सेलमन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सब्सटेंटिव सिविल लॉ को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रॉपर्टी, ऑब्लिगेशन और स्टेटस। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी से उनका मतलब था प्रोप्राइटरी राइट्स इन रियम, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन से उनका मतलब था प्रोप्राइटरी राइट इन पर्सोनम, और लॉ ऑफ स्टेटस से उनका मतलब था पर्सनल नॉन प्रोप्राइटरी राइट्स। अब उनके अकॉर्डिंग कॉर्पोरल प्रॉपर्टी पे ओनरशिप कैसे डिफाइन होगी? तो जब आपके पास राइट टू यूज है कि आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, राइट टू एक्सक्लूड अदर है कि आप दूसरों को उस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, और आपके पास राइट है कि आप उसे ट्रांसफर या सक्सेशन में दे सकते हैं। जब आपके पास ये तीनों राइट है तो माना जाएगा कि कॉर्पोरल प्रॉपर्टी के आप ओनर हो। डिफरेंट सेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी देखें तो होब्स और ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग जितने भी लीगल राइट्स हैं वो सभी हमारी प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन थी। और दूसरे सेंस में देखें तो सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरी राइट्स ही प्रॉपर्टी होती हैं, जो पर्सनल राइट्स है उसे एक्सक्लूड कर दिया गया था। अब बेंथम ने जो थी वो बहुत ही नैरो डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ जो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होती है वही हमारा प्रॉपर्टी का पार्ट बनती है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम ऑस्टिन का क्लासिफिकेशन देखें तो उन्होंने क्या कहा, प्रॉपर्टी क्या है? एक ग्रेटेस्ट राइट ऑफ एंजॉयमेंट है जो लॉ हमें परमिट करती है। उनके अकॉर्डिंग जो सर्विट्यूड्स थे, जो ईजमेंट्स हैं, वो तब तक प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनते जब तक कि हमें उसमें एक रिकॉग्नाइज्ड टाइटल नहीं मिल जाता। उनके अकॉर्डिंग सारे एसेट्स, प्रॉपर्टी, पर्सनल, सभी प्रॉपर्टी का पार्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात करें तो 44 अमेंडमेंट 1978 से पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था 19(1)(f) आर्टिकल के अंदर। लेकिन 44 अमेंडमेंट 1978 के बाद उसे हटा दिया गया और उसे आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट की तरह इंक्लूड कर दिया गया। तो अब हमारा ये फंडामेंटल राइट नहीं है, एक लीगल राइट है बस। डिप्रिविएशन ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ नॉट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से सिर्फ डिप्राइव किया जा सकता है बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब हमें डिस्कस करना है थियोरीज ऑफ प्रॉपर्टी। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि प्रॉपर्टी का ओरिजिन कहाँ से है, क्या जस्टिफिकेशन है, क्योंकि हर एक थियोरी ने एक डिफरेंट एंगल से प्रॉपर्टी को समझा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल लॉ थियोरी से। ये जो नेचुरल लॉ थियोरी है, हमें ना कहीं इसे जहाँ पर भी कनेक्टेड वर्ड है हम उन्हें स्कूल्स के साथ जोड़ सकते हैं उनके। जैसे नेचुरल लॉ थियोरी जो है उनके हिसाब से क्या था कि ये रूटेड है, प्रॉपर्टी रूटेड होती है नेचुरल रीजन एंड नेचर ऑफ थिंग्स में, कि इसका बेस क्या है। थियरी क्या कहती है कि इसका बेस है नेचुरल रीजन एंड नेचर ऑफ थिंग्स। प्रॉपर्टी जो है वो सबसे पहले एक्वायर की जाती है बाय ऑक्यूपाइंग ओनरलेस ऑब्जेक्ट्स, मतलब जब आपके पास ऑक्यूपेंसी और प्लस लेबर हो। इनका क्या कहना था कि प्रॉपर्टी सबसे पहले ऑक्यूपाई हुई थी बाय ऑक्यूपेंसी, मतलब कि जो भी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी ओनर नहीं है और अगर आपने उसको ऑक्यूपाई कर लिया उस प्रॉपर्टी को, तो अब आप उसके ओनर हो। इसके थिंकर्स थे ग्रोशियस, प्रोफेंड्रॉफ, लोक, ब्लैकस्टोन और केंट। इनके हिसाब से एग्जाम्पल क्या है, फाइंडर बिकम्स दी ओनर, कि जो भी उस प्रॉपर्टी को फाइंड करता है और तो वो उसका ओनर बन जाता है। इस थियोरी का क्या क्रिटिसिज्म था? मेन के अकॉर्डिंग पोजेशन जो है वो हमें ओनरशिप का टाइटल नहीं दे सकता, कि अगर आपको कोई लैंड मिल भी गई जिसका कोई ओनर नहीं है और आपने उसको पोजेस कर भी लिया तो उससे आपको टाइटल नहीं मिल जाएगा ओनर का। बैंथम के अकॉर्डिंग नो प्रॉपर्टी विदाउट लॉ, कि जब तक लॉ आपको राइट नहीं दे देता किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप का, तब तक वो प्रॉपर्टी की तरह कंसीडर नहीं की जाएगी। अब आती है नेक्स्ट थियोरी, लेबर थियोरी, जिसको हम पॉजिटिव थियोरी भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी का क्या मतलब है इस थियोरी के अकॉर्डिंग? रिवॉर्ड ऑफ लेबर, की जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसकी है। वॉट यू क्रिएटेड बिलोंग्स टू यू, जो आप क्रिएट करते हैं वो आपको बिलोंग करता है। सपोर्टर्स कौन थे इसके? लोग, स्पेंसर, मार्क और एशियंट हिंदू लॉ। मॉडर्न व्यू के हिसाब से मार्क ने सपोर्ट किया था लेबर की जो थ्योरी थी उनकी, उसको। एग्जाम्पल, फार्मर जो है वो ओन करते हैं अपने क्रॉप्स क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर मेहनत की है, उन्होंने अपना लेबर लगाया है और उन क्रॉप्स को ग्रो किया है, तो वो क्रॉप्स के ओनर कौन बन जाते हैं? फार्मर्स बन जाते हैं। इस चीज़ का क्रिटिसिज्म क्या था, इस थियोरी का क्रिटिसिज्म क्या था कि अगर हमें कोई प्रॉपर्टी है जो इनहेरिटेंस में मिली है या फिर गिफ्ट में मिली है, तो उसमें तो हमने कोई लेबर लगाया नहीं है, तो भी वो प्रॉपर्टी तो हमारी कंसीडर की जाएगी। इस चीज़ का कोई भी तरीके क्लैरिटी नहीं थी इस थियोरी में, ये थियोरी का क्रिटिसिज्म बना।
नेक्स्ट थियरी है मेटाफिजिकल थियरी, जिसे प्रोपाउंड किया था हेगल एंड कैंट ने। उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब हेगल ने डेफिनेशन में कहा था कि जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। कांट के अकॉर्डिंग विल और लॉ जब मिलते हैं तब वो हमारी ओनरशिप को बताते हैं, और वो बियॉन्ड दी पोजेशन है, वो पोजेशन से कहीं ज़्यादा है। विल और लॉ मतलब जब लॉ के अकॉर्डिंग भी आप एक चीज़ को ऑक्यूपाई कर सकते हैं और आपकी इच्छा भी है, विल भी है, आप ऐसा करना चाहते भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं वो ओनरशिप को डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल ऑथर्स बुक प्लस ऑथर्स बुक क्या है कि ऑथर की पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट थियरी है हिस्टोरिकल थियरी। हिस्टोरिकल थियरी में क्या कहा गया कि प्रॉपर्टी जो है वो ग्रेजुअली इवॉल्व करती है। मतलब सबसे पहले आता है नेचुरल पोजेशन, जहाँ पर कंट्रोल जो होता है वो विदाउट लॉ है। उसके बाद आता है ज्यूरिस्टिक पोजेशन, जहाँ पर फैक्ट भी और लीगल रिकॉग्निशन भी मिल चुका है अब। उसके बाद आता है ओनरशिप, जहाँ पर प्योरली लीगल राइट आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती थी एशियन सोसाइटीज़ में, वो। नेक्स्ट थियरी इज साइकोलॉजिकल थियरी। साइकोलॉजिकल थियरी ना एक साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट है कि हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी चीज़ को अपना बनाने की एक इच्छा रखता है। पर्सनल पीपल जो होते हैं वो नेचुरली डिज़ायर करते हैं कि हमें ओनरशिप चाहिए। बेंथम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी क्या एक स्टेट ऑफ माइंड है, और ओनरशिप उसमें हमें एक्सपेक्टेशंस और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इस थियरी का क्रिटिसिज्म क्या था कि ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर की और यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। फिर आती है फंक्शनल थियरी। ये थियरी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूट है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। इसका पर्पस ये क्या है कि मैक्सिमम जो है सोशल इंटरेस्ट इंश्योर होना चाहिए, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, टेनेंसी लॉज एक्सेट्रा। नेक्स्ट थियरी है स्टेट क्रिएशन थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट है लॉ और स्टेट का, कि जब लॉ और स्टेट किसी प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज कर लेती है तो ही वो प्रॉपर्टी की तरह एग्जिस्ट करते हैं। रॉस्को के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो कन्वर्ट करता है पोजेशन को प्रॉपर्टी के अंदर। इनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी और लॉ साथ में ही बढ़ते हैं और साथ में ही गिरते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अभी हमने देखा कि आर्टिकल 39 बी और सी जो है वो प्रिवेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की, एक की जगह वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हो, उसको प्रिवेंट करता है। और 300 ए में हमने देखा जो 44 अमेंडमेंट के अंडर फॉल किया गया कि प्रॉपर्टी अब लीगल राइट है, ना कि हमारी फंडामेंटल राइट। ठीक है, अभी तक हमने थ्योरीज देख ली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी थ्योरीज याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अब हम काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमने अभी तक एक वर्ड नोट किया, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। अब एग्जैक्टली कॉर्पोरल प्रॉपर्टी जैसे बहुत सारे काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं जो हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू लें तो प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक पर्सन के पास राइट है कि वो एक्सरसाइज कर सकता है अपने राइट्स, या फिर दूसरों के ऊपर ड्यूटी लगा सकता है कि उसे कैसे उस प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो उसे कहते हैं प्रॉपर्टी। क्लासिफिकेशन में देखें तो एक है मटेरियल ऑब्जेक्ट और एक है इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्ट। मटेरियल को हम टेंजिबल भी बोल सकते हैं और इंटेलेक्चुअल को इंटेंजिबल भी बोल सकते हैं। मटेरियल और टेंजिबल मतलब जैसे हम टच करके या फिर किसी सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं, जैसे जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और इनटेंजिबल मतलब जो सिर्फ एक क्रिएशन ऑफ माइंड है। अब टेंजिबल में एग्जाम्पल लें तो क्या आ सकता है? लैंड और ये सब। और इसमें क्या आ सकता है? पेटेंट, कॉपीराइट। दो मेन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी एंड इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अब ये दोनों टॉपिक है क्या, वो हम अच्छे से देख लेते हैं। तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। रोमन लॉ में इसे रेस कॉर्पोरियलिस बोलते हैं। सेलमिन के अकॉर्डिंग टेंजिबल थिंग्स क्या होती हैं? उनमें दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मूवेबल भी और इमूवेबल भी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी चीजें जो लैंड से जुड़ी हुई नहीं है, मतलब वो लैंड में फिक्स्ड नहीं है, जो मूवेबल नेचर की है, जैसे कि व्हीकल, फर्नीचर। और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो इंक्लूड करता है सरफेस ऑफ अर्थ, फिर सब सॉइल या फिर स्पेस अबव इट, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो ज़मीन के ऊपर हैं या फिर अंदर हैं, ऑन और अंडर लैंड,
और थिंग्स परमानेंटली जो कि अनेक्स्ड है बाय ह्यूमन एजेंसीज, जैसे कि बिल्डिंग है ना, और नेचुरल में ट्रीज, रिवर, मिनरल्स, ये सब। तो ये सब किस में काउंट होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में। अब स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर्टी की। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में इसे डिफाइन किया हुआ है कि लैंड या उसमें से निकलता कोई भी बेनिफिट्स जो लैंड में से अराइज हो रहे हैं, या थिंग्स जो कि अटैच है टू अर्थ और परमानेंटली उसमें उससे जुड़ा हुआ है, उसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये एक्सक्लूड करता है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ये याद रखना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास जो है वो एक्सक्लूडेड होती है। जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड एज इमूवेबल, कौन सी चीज़ें हैं जो जुडिशनली इमूवेबल रिकॉग्नाइज कर ली गई हैं? तो ये आपको याद रखना है। और इन्हें एज अ इमूवेबल रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, और वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, जिसका क्या मतलब है? कोई भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब हम जिसे छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, जो लॉ का एक क्रिएशन है। रोमन लॉ के अकॉर्डिंग इसे कहते हैं रेस इन कॉर्पोरलिस। इसको भी दो पार्ट में सब डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है जूरल इन री प्रोपेरिया, मतलब कोई भी इमटेरियल थिंग्स के ऊपर जो हमारे राइट्स होते हैं वो, जैसे कि आईपीआर के राइट्स। फिर है जूरा इन री एलिना, मतलब जो भी इनकम्बरेंसेस हैं, जो राइट्स हमारे हैं इन अनदर्स प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से जो ओनरशिप होती है वो लिमिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल लीज, सर्विट्यूड्स, सिक्योरिटी में आता है मॉर्गेज, प्लेज, जिलियन, चार्जेस, ट्रस्ट। ये सारी चीज़ें जो है वो एक पर्सन की ओनरशिप को लिमिट करते हैं और हमें दूसरों की प्रॉपर्टीज में कुछ राइट्स देते हैं। अब है रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी में क्या आता है? रियल प्रॉपर्टी मतलब ऐसे सारे राइट्स जो कि लीगली रिकॉग्नाइज हैं एक लैंड के ऊपर, वो सब के सब रियल प्रॉपर्टी में कंसिडर किए जाते हैं। और पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब वो सारे राइट्स जो कि प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, ऑल अदर प्रोप्राइटरी राइट्स, जैसे कि इन रियम और इन पर्सोनम एक्सक्लूडिंग लैंड, उसे कहते हैं पर्सनल राइट। अगर हम एग्जाम्पल लें इसका, तो वो है जैसे कि मूवेबल आइटम्स, या फिर डेथ्स, या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सेट्रा। अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कॉर्पोरेल प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले देखते हैं कॉर्पोरेल प्रॉपर्टी में क्या आएगा। सारी टेंजिबल और फिजिकल चीजें, है ना, जिसमें क्या आएगा? मूवेबल एंड इमूवेबल। अब नेक्स्ट है इनकॉर्पोरियल, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? इंटेंजिबल या जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, जैसे कि आईपीआर, लीज, रेंट, एक्सेट्रा। अब है रियल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? लैंड राइट्स। अब है लास्ट पर्सनल प्रॉपर्टी। अब पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है? सब कुछ जो लैंड नहीं है, वो सारी चीजें जो होंगी वो पर्सनल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की तरफ। मोड ऑफ एक्विजिशन मतलब लॉ के अंडर 4 मेजर मोड्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी को एक्वायर या एक्विजिशन में ले सकते हैं। क्या है? पोजेशन, प्रिस्क्रिप्शन, एग्रीमेंट और इनहेरिटेंस। एक एक करके हम सारे मोड को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है पोजेशन। अब पोजेशन का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब है कि जब कोई चीज किसी पर्सन के एक्चुअल कंट्रोल में है तो उसे माना जाता है कि उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन है, और इसे प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाता है ओनरशिप का। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोजेशन क्या है? एक प्राइमा फेसी एविडेंस है ओनरशिप का। रेस नलिस मतलब कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को भी बिलोंग नहीं करती और कोई पर्सन जाके उसे अपने पोजेशन में ले लेता है, उस पर अपना एक कंट्रोल ले लेता है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी मानी जाएगी। फर्स्ट जो पोजेसर होता है उसे राइट्स मिल जाते हैं, वो उसका ओनर बन जाता है। ये किसकी थियरी थी?
यही हमने नेचुरल लॉ थियोरी में भी देखा था, है ना। रोमन लॉ में इसे ऑक्यूपिशो भी बोलते हैं। पजेशर जो होता है वो डिफेंड कर सकता है अपना पोजेशन अगेंस्ट द इवन द ट्रू ओनर, जब तक उसे लॉफुली अविक्ट ना किया जाए। मतलब जो एक ओनर होता है उसके खिलाफ भी पजेसर जो है वो अपने राइट्स को यूज कर सकता है, अपने टाइटल को डिफेंड कर सकता है, भले ही वो उसका ओनर नहीं है फिर भी, जब तक उसे लॉफुली वहां से निकाला ना जाए। अब दो तरीके से डिफाइंड है पोजेशन एंड एडवर्स पोजेशन क्या होता है। अब एडवर्स पोजेशन क्या होता है, ये क्रिएट करता है डुअल ओनरशिप, इसकी वजह से डुअल ओनरशिप क्रिएट हो जाती है। एक स्पेशल केस है जहाँ पर समझ लो अगर लॉन्ग पोजेशन था तो लॉफुली जो ओनरशिप है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अगर एक पर्सन है जो 15-20 साल से किसी चीज़ को पजेस करा हुआ है उसने, मतलब उसके पोजेशन में उसके कंट्रोल में वो चीज़ है, तो वो उसका लॉफुली ओनर बन जाएगा। एब्सोल्यूट या परफेक्ट ओनरशिप मतलब ट्रू ओनर, और रिलेटिव और इम्परफेक्ट ओनरशिप मतलब पजेसर के राइट्स होना सिर्फ। फिर जस्टिफिकेशन मेंटेन करता है पीस और प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ फोर्स। अब फॉर एग्जाम्पल समझो कि अगर कोई भी पर्सन जो था वो आकर आपकी लैंड पर सेटल हो जाए और आप 20-25 साल तक कुछ भी ना करो, तो वो पर्सन एडवर्स पोजेशन से लीगल ओनरशिप एक्वायर कर लेगा। नेक्स्ट आता है प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन मतलब ये जो लैप्स ऑफ टाइम हुआ उसकी वजह से आपके राइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ा है। इसमें दो टाइप हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव या एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से यूज़ कर रहे थे तो एक नया राइट क्रिएट हो जाता है, फॉर एग्जांपल ईजमेंट। और नेगेटिव मतलब आपने बहुत टाइम से उस राइट को यूज़ नहीं किया तो वो अब राइट ख़त्म हो जाएगा। उस लैंड को आपने यूज़ नहीं किया या कोई भी चीज़ है आपने यूज़ नहीं की, लॉन्ग नो यूज़ था, तो अब वो राइट ख़त्म हो जाएगा। प्रिंसिपल, अच्छा ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि लॉ जो है ना वो हमेशा उनको हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। लॉ हमेशा विजिलेंट की तरफ अपना प्रोटेक्शन दिखाता है, ना कि उनकी तरफ जो सोते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 ईयर्स से अपने जो नेबर के प्लॉट के पास से जो रास्ता है वो यूज़ कर रहे हो, वहाँ से गुजरते हो और वो पर्सन उस चीज़ के रिलेटेड कुछ भी नहीं करता, तो आपको एक ईजमेंटरी राइट मिल जाता है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को पैटर्न ने कैसे डिफाइन किया कि जब दो या उससे ज़्यादा पार्टीज जो हैं अपने लीगल रिलेशंस को अफेक्ट करने के लिए म्यूचुअली एग्री करती हैं तो वो एग्रीमेंट में आता है, जिसका एक फॉर्म है असाइनमेंट, मतलब हमारे जो भी एग्जिस्टिंग राइट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करना। कि लीज ट्रांसफ़र, कोई भी फॉर एग्जांपल एक टेनेंट जो है अपना जो टेनेंसी है या लीज है वो किसी को असाइन कर दे तो वो हो जाता है हमारा असाइनमेंट। और ग्रांट मतलब जब हम एक नया राइट को क्रिएट करते हैं, मतलब जब एक लैंडलॉर्ड फर्स्ट टाइम लीज पर कोई भी पहली बार अपनी प्रॉपर्टी देता है, फर्स्ट टाइम टेनेंसी के लिए दे, तो वो होता है ग्रांट। ठीक है। अब आएगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कि इंश्योर करता है सोशल सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। वो तो ऑन डेथ ऑफ ओनर, जब एक ओनर की डेथ हो जाती है तो इनहेरिटेबल राइट्स जो होते हैं वो मिलते हैं, जो उसके हायर्स होते हैं उस पर वो प्रॉपर्टी पास हो जाती है। और अन इनहेरिटेबल राइट्स मतलब जो डेथ के साथ ही खत्म हो जाएंगे, ऐसे राइट्स जो डेथ के साथ खत्म हो जाए वो। टेस्टेमेटरी राइट्स, जो विल बनाकर है ना, कोई भी पर्सन अगर अपने डेथ से पहले विल बनाए तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाता है। टाइम व्हेन इट टेक प्लेस, कब होगी, जब ना डेथ हो जाएगी उसके बाद वो इफेक्ट में आती है। क्वेंटम, जितना प्रॉपर्टी उसने जिस तरीके से विल में लिखा होगा उसी तरीके से डिस्पोज की जाएगी, या उतनी ही क्वेंटम की प्रॉपर्टी आप लीगली डिस्पोज कर सकते हैं। पर्पस, लॉफुली ऑब्जेक्टिव के लिए ओनली। अब एग्जाम्पल, रिस्ट्रिक्शन लगाना ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिस्पोजल इन हिंदू लॉ। इसका भी एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पोजेशन की बात करें, हमने 4 मोड्स देखे। देखो हमने 4 मोड्स देखे। सबसे पहला क्या है, ये भी 4 मोड्स किसके, एक्विजिशन के ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। सबसे पहला हमने देखा पोजेशन।
अब पोजेशन में क्या था, फर्स्ट पोजेशन प्लस एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन भी हमने एक एग्जांपल के साथ देखा है ना। अब सेकंड है, सेकंड क्या था, प्रिस्क्रिप्शन। इसमें क्या है, प्रिस्क्रिप्शन में आपने लॉन्ग यूज किया है किसी चीज को तो आपको कोई राइट गेन हो जाएगा, और अगर आपने लॉन्ग नो यूज किया है तो आपका वो राइट चला जाएगा, आप उसे लूज कर दोगे। थर्ड क्या है, थर्ड हमने क्या देखा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या था, जब दो या दो से ज्यादा लोग अपनी राइट्स को म्यूचुअली मतलब म्यूचुअली चेंज करने के लिए या फिर म्यूचुअली अपनी राइट्स को अफेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एग्रीमेंट में क्या है, एक तो असाइनमेंट कि हम असाइनमेंट कर रहे हैं कोई भी मतलब ट्रांसफर करना, और फिर हमने एक देखा ग्रांट, मतलब कोई भी नया राइट क्रिएट करना। फिर फोर्थ क्या था, फोर्थ एक और लास्ट हमने कौन सा देखा अभी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या है, हायर्स के पास जब प्रॉपर्टी पहुंच जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉपर्टी थ्रू विल, या तो फिर जब ट्रांसफर होती है डेथ के बाद प्रॉपर्टी, वो हायर्स के थ्रू या विल के थ्रू। तो ये चार मोड हैं जिससे आप किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं लॉफुली। फाइन, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है ओनरशिप। अभी तक हमने प्रॉपर्टी रिलेटेड हर चीज़ देख ली है कि प्रॉपर्टी के क्या काइंड्स हैं, उसके रिलेटेड क्या थ्योरीज हैं और उसके क्या डेफिनेशंस हैं। अब हम एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है ओनरशिप। रोमन लॉ में ओनरशिप को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, डोमिनियन और पजेसियो। डोमिनियन मतलब एब्सोल्यूट राइट ओवर अ थिंग, मतलब जब आपका किसी भी चीज पे डोमिनियन होता है मतलब आपके पास उस चीज का क्या है, फुल ओनरशिप है। उसके बाद है पजेसियो। पजेसियो मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ उस चीज पर फिजिकल कंट्रोल है और ये ओनरशिप से थोड़ा सा अलग है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो कि आपकी एक बुक थी जो आपने अपने फ्रेंड को दी, तो अब उस बुक का जो पोजेशन है वो आपके फ्रेंड के पास है, लेकिन उस बुक की ओनरशिप अभी भी आप होल्ड करते हो। होल्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, किस में से, पोजेशन के रूल्स में से। अब पोजेशन एंड ओनरशिप में देखें तो पोजेशन में दो टाइप्स ऑफ आ जाते हैं, जैसे कि एक्चुअल पोजेशन और प्रायर पोजेशन। एक्चुअल पोजेशन मतलब प्रिजम्पशन ऑफ ओनरशिप टिल डिसअप्रूव्ड। इसका क्या मतलब है, एक्चुअल पोजेशन का क्या मतलब है कि कोर्ट क्या करती है कि वो मान लेती है कि जिस पर्सन के पास पोजेशन है वही उस चीज का रियल ओनर है जब तक हम उसे कॉन्ट्रारी प्रूव ना कर दें। प्रायर पोजेशन मतलब कि अब जब भी है ना कोई डिस्प्यूट चलता है तो जिस भी पर्सन के पास बेटर टाइटल होगा, ज्यादा राइट्स होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइट्स होंगे, उस पे मान लिया जाएगा कि वो उस चीज का ओनर है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि अगर आपको एक वॉलेट मिला और आपने उस वॉलेट को रख लिया तो अभी उसका पोजेशन जो है वो आपके पास है। अब बी आता है और वो क्लेम करता है कि ये वॉलेट जो है वो उसका है, तो कोर्ट क्या करेगी, मान लेगी कि इस वॉलेट के जो ओनर है, इस वॉलेट का जो ओनर है वो आप ही हो। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रायर पोजेशन था। लेकिन अगर बी जो है वो अपना टाइटल प्रूव कर देता है, अपने राइट्स को प्रूव कर देता है, तो ये ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी बी को। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में बहुत सारे राइट्स का एक बंडल बन के आता है, ठीक है। आपको ओनरशिप में क्या क्या राइट्स मिलते हैं, एक तो आप क्लेम कर सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी, मतलब जो वो प्रॉपर्टी है उसमें उसको आप असर्ट कर सकते हो कि वो आपकी है। लिबर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को आपको जिस तरीके से यूज करना है उस तरीके से यूज करने का आपको फ्रीडम है। उसके बाद पावर, आपके पास पावर है कि आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, लीज पे दे सकते हो, मॉर्गेज में दे सकते हो। इम्यूनिटी, आप दूसरों को उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट में इंटरफेयर करने से रोक सकते हो। अब
इसमें क्या होता है, अब ये जो बंडल है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी इंक्लूड होके आती हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम पजेस कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, डिस्पोजिशन कर सकते हैं मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या फिर मॉर्गेज में दे सकते हैं, और डिसकंस्ट्रक्शन हम उस प्रॉपर्टी को ख़त्म भी कर सकते हैं, मतलब उसे अबॉलिश भी कर सकते हैं। अब ये जो राइट होता है ओनर का अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने का और डिस्पोजेस करने का, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये एक तरीके का एब्सोल्यूट राइट नहीं है। टाइप्स ऑफ ओनरशिप में क्या आता है, सबसे पहले है कॉर्पोरियल ओनरशिप, मतलब कॉर्पोरल चीज़ों के ऊपर, जैसे कि हमारा घर या फिर लैंड या कार, ये सब चीज़ों पे जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो भी हमारे राइट्स होते हैं वो। इनकॉर्पोरियल ओनरशिप जो भी एक इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो लॉ के द्वारा क्रिएट किए गए राइट्स हैं, उनको कहते हैं इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। जूरल कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप जो होती है वो प्रॉपर्टी के साथ टाइड होती है, जिससे कि क्या इंक्लूड होता है, जिसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एनिमल्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लैंड और गुड्स, और क्लेम और राइट जैसे कि पेटेंट और शेयर्स की ओनरशिप हमेशा एक प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई होगी। और उसमें प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, एनिमल्स इंक्लूड हो सकते हैं, लैंड गुड्स ये सब इंक्लूड हो सकते हैं, पेटेंट कॉपीराइट और ये सब इंक्लूड हो सकता है। होलैंड की डेफिनेशन हमने ये अभी देखी कि जो मैंने आपको अभी समझाया भी था कि ये एक तरीके का इक्वेशन है। अब डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप देख लेते हैं अलग अलग ज्यूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने डेफिनेशन में क्या दिया है ओनरशिप का। वो सबसे पहले आता है ओनरशिप की एक सुप्रीम या फिर एक कॉमन डेफिनेशन कि सुप्रीम या कंप्लीट राइट ओवर अ थिंग, जब आपका किसी भी चीज़ के ऊपर एक कंप्लीट राइट होता है उसे कहते हैं ओनरशिप, जिसमें क्या क्या आता है, राइट्स, लिबर्टीज, पावर और इम्यूनिटीज, और ये हमेशा कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन से बंधा हुआ होगा। ये जो पावर है वो एब्सोल्यूट नेचर का नहीं होता, और ये की फोकस एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जूरिस्प्रूडेंस का। अब ऑस्टिन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें तो ऑस्टिन ने क्या कहा था, ऐसा राइट जो हमें अगेंस्ट द वर्ल्ड मिलता है वो है ओनरशिप। इसमें फीचर क्या है कि हमारे पास राइट है कि हम इनडिफाइनाइट यूज़र हो जाते हैं, मतलब हम उसे यूज़ कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से कि किसी और को उस चीज़ से हार्म ना हो। अनरिस्ट्रिक्ट डिस्पोजिशन, मतलब हम उसे सेल कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, और अनलिमिटेड ड्यूरेशन, हमारी मर्जी है, हम उसको जब तक होल्ड करना चाहें होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। मतलब अगर ऐसा समझो कि अगर आपके पास एक कार है तो आप उस कार को कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अब आप उस कार का मिसयूज़ भी कर सकते हो, लेकिन उससे किसी और को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा, अब आप उस कार को डिस्पोज कर सकते हो, मतलब आप उसको सेल कर सकते हो, उसे मॉर्गेज में दे सकते हो, उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए वो कार जब तक आपकी है, जब तक आप चाहते हो कि वो आपकी रहे। ये दोनों पे अप्लाई होगा, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। अब सेलमैन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओनरशिप क्या है, एक रिलेशन है पर्सन का और एक राइट का, एक पर्सन और एक राइट, और राइट भी कौन सा, जो वर्ल्ड के अगेंस्ट में मिले, उस राइट का और एक पर्सन का जो एक रिलेशनशिप है वो है ओनरशिप। अब इसके इंसिडेंट्स क्या क्या हैं कि आपके पास राइट टू पजेस है, आगे पास राइट है कि आप उसको इंजॉय कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो और एलिनेट कर सकते हो। इनडिटरमाइन ड्यूरेशन के लिए है, और रेसिड्यूअरी करेक्टर, मतलब कि आप अपने राइट्स जो हैं वो वापस भी ले सकते हो। जैसे कि समझो आपने अपनी प्रॉपर्टी थी वो किसी को लीज पे दी, लीज ओवर होने के बाद वो प्रॉपर्टी वापस आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब होता है रेसिड्यूअरी कैरेक्टर का है कि एक बार वो राइट जो आपने उस पर जनरेट किया था वो खत्म हो जाएगा तो वो वापस से प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। ओनरशिप जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है ऑफ राइट इन रीम। अब अगर वापस से होलैंड की डेफिनेशन पे आए तो होलैंड ने क्या कहा था कि ओनरशिप क्या है, एक प्लीनरी कंट्रोल होता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसमें 3 सेंसेस में कंट्रोल ओवर मटेरियल ऑब्जेक्ट, कंट्रोल ओवर एग्रीगेट ऑफ राइट्स, और सारे राइट्स जो हैं वो इन्फोर्सेबल होने चाहिए अगेंस्ट अनदर। 3 पावर मिलते हैं होलैंड के अकॉर्डिंग, हम पजेस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और डिस्पजेस कर सकते हैं। और हमारी ओनरशिप पे लिमिट क्या क्या चीज़ें लगाती हैं, लीज, मॉर्गेज और स्टेट के रेगुलेशंस। अब कीटन के अकॉर्डिंग ओनरशिप क्या है, एक अल्टीमेट राइट है जिसे हम इंजॉय कर सकते हैं,
उस हद तक जिस हद तक हमें स्टेट ने परमिट किया है। अब इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जब तक है ना एक प्रॉपर्टी पे इनकम्बरेंसेस जैसे कि लीज और मॉर्गेज ये सब एग्जिस्ट करता है, तब तक हमारी जो राइट होता है उस प्रॉपर्टी पे, जो ओनरशिप है वो लिमिटेड होती है। लेकिन एक बार जब ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, इनकम्बरेंसेस खत्म हो जाते हैं, तब हमारे पास अल्टीमेट अथॉरिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझो आपकी एक लैंड थी जिसको आपने मॉर्गेज पे दिया, तब मॉर्गेजी के भी कुछ राइट्स होंगे, तो आपकी जो ओनरशिप है वो भले ही आपके पास है लेकिन वो अभी लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। और जब आपका वो मॉर्गेज खत्म हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी आपके पास वापस आ जाएगी, तो आपके पास अनलिमिटेड या फिर एक कंप्लीट ओनरशिप आ जाएगी। अब पोलोक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है ओनरशिप की, कि ओनरशिप क्या है, एक इंटैरिटी है ऑफ लॉफुल पावर ऑफ यूज एंड डिस्पोजल, कि मतलब आपके पास पावर है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे भी यूज कर सकते हो, कैसे पे डिस्पोजल कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हो, लीज पे दे सकते हो, लेकिन उसके पास रेसिडुअरी राइट हमेशा रहेगा, मतलब वो जब चाहे अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। पैटर्न के अकॉर्डिंग ओनरशिप में क्या क्या आता है, यूज़र आता है, पजेशन आएगा कि आपके पास पजेशन का राइट है जिससे कि आप दूसरों को एक्सक्लूड भी कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी पे पजेस करने के लिए। एलिनेशन का राइट है, मतलब आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी। और डिस्पोजिशन मतलब अपने तरीके से उस प्रॉपर्टी को के साथ जैसे भी डील करना चाहो आप उससे डील कर सकते हो। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन क्या है कि वो हमेशा लीगली रिस्ट्रिक्टेड रहेगा रिलेटेड टू द एग्रीमेंट या तो फिर लॉज। अब एग्रीमेंट मतलब लेट्स सपोज आपने किसी भी पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप अपना ये जो घर है वो 5 साल तक किसी को नहीं बेचोगे, तो आपके पास ओनरशिप तो है बट वो लिमिटेड है उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कि अब आप उसको 5 साल तक अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकते। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनरशिप, अब हम एक एक करके सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओनरशिप के जो डिफाइन करते हैं कि ओनरशिप क्या होती है, कैसे काम करती है, वो डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है एब्सोल्यूट और रिस्ट्रिक्टेड। एब्सोल्यूट ओनरशिप मतलब जहां आपके पास कंप्लीट कंट्रोल है किसी भी चीज़ के ऊपर, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये थोड़ा सा रेयर है। रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप मतलब लिमिटेड बाय लॉ है या एग्रीमेंट है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ये फाइनल कर लिया है कि आप अपना घर जो है 5 साल तक नहीं बेचोगे, अब आपके पास ओनरशिप तो है बट वो रिस्ट्रिक्टेड है एज पर दी एग्रीमेंट। फिर इमरजेंसी रिस्ट्रिक्शंस, अब होता क्या है कभी कभार गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर के लिए इमरजेंसी रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ जाते हैं प्रॉपर्टी की ओनरशिप पे। जैसे अगर कोई भी वॉर की सिचुएशन है या फ्लड आ गया है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टेम्पररी किसी की भी लैंड को अक्वायर कर सकती है उस पर रिलीफ कैंप्स या ये सब बिल्ड करने के लिए। अब है नॉन इंजीरियस यूज़। इसके लिए नॉन इंजीरियस यूज़ के लिए हमें ये जो मैक्सिम है उसे याद रखना है। इसका क्या मतलब है कि हमें हमारी प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज़ करना है कि किसी और को उस चीज़ से हार्म ना हो। लेट्स सपोज कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आपने अपनी लैंड पे उसे बिल्ड किया है, लेकिन उसमें से जो टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो रहे हैं उससे नेबरहुड के लोगों को अफेक्ट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो जो पर्सन है वो अपनी ओनरशिप का मिसयूज़ कर रहा है। रिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन मतलब कि आप अपनी प्रॉपर्टी का, अभी हमने देखा कि हमारे पास राइट होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर जिस वे में हम चाहें उस वे में डिस्पोज कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, बट ये अनलिमिटेड या अनरिस्ट्रिक्टेड राइट नहीं होता, ये एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है, इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि लैंड सीलिंग लॉज हैं एक्सेट्रा। और इनकम्बरेंसेस मतलब कि अगर सपोज आपने अपनी जो कार है वो बैंक को मॉर्गेज पे दी हुई है, तो अब जब तक आप बैंक से परमिशन नहीं ले लेते, कंसेंट नहीं ले लेते, आप तब तक अपनी कार को बेच नहीं सकते। ओनर इज़ नॉट ऑलवेज फ्री टू ट्रांसफ़र ऑफ विल, अपनी मर्जी के हिसाब से ओनर हमेशा फ्री नहीं होता कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे। अब है राइट टू पोजेशन, आपके पास राइट होता है पोजेशन का। ओनरशिप ऑलवेज एक्चुअल पोजेशन नहीं होती, मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पोजेशन है किसी भी चीज़ का तो आप ही ओनर हो उस चीज़ के। ओनर के पास लीगल राइट होता है कि वो उसे पोजेस कर सकता है, इवन अगर टेम्परेरी नेचर के लिए वो प्रॉपर्टी उसने पजेस नहीं भी कर रखी है तो भी। जैसे कि आपने अपना घर किसी को लीज पे दे दिया है, जैसे अगर सपोज करो ए ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो बी को दी है रहने के लिए, तो बी अगर उस प्रॉपर्टी पे पोजेशन में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बी का ही घर है, वो अब बी ओनर हो गया, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पोजेशन में है। इन एलिजिबिलिटी, कुछ लोग जो होते हैं वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते। कौन? अनबॉर्न चिल्ड्रन, जब तक वो
अनटिल बॉर्न अलाइव, जब तक वो जिंदा पैदा नहीं हो जाते तब तक, और इनसेन पर्सन, क्यों? क्योंकि उनके पास लीगल कैपेसिटी नहीं होती। फिर ओनरशिप रिक्वायर लीगल कैपेसिटी। अब है ना, ओनरशिप में हमारे पास लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए समझने के लिए कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। रेसिडुअरी कैरेक्टर, ओनरशिप का एक रेसिडुअरी कैरेक्टर होता है ओनरशिप का, कि इसका मतलब अगर हमने ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को लीज पे दी है, तो जब लीज खत्म होगी तो वो प्रॉपर्टी वापस से घूम के उस पर्सन के पास आ जाएगी। इसका मतलब जब भी कोई भी एक्स्ट्रा राइट उस चीज पर क्रिएट किया गया है, जब भी वो राइट कंप्लीट होगा तो प्रॉपर्टी वापस से अपने जो ओनर है उसके पास फुल कंट्रोल में आ जाएगी। इसका मतलब ये रेसिडुअरी कैरेक्टर की है। ट्रांसफरेबिलिटी, हमारे पास राइट होता है ओनरशिप में कि हम हमारी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओनरशिप कंटिन्यूज बियॉन्ड डेथ, डेथ के बाद भी वो ओनरशिप जो होती है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि वो लीगल हायरर्स या सक्सेसर को मिल जाती है। अब है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप। दो ब्रॉड वेज हैं जिससे एक पर्सन ओनरशिप को एक्वायर कर सकता है। सबसे पहले ओवर अनओन्ड थिंग रेस नूलियस, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि अनओन्ड थी और आप उसके फर्स्ट पोजेसर हो तो आप उसके ओनर माने जाओगे। दूसरी है ओवर ऑलरेडी ओन्ड थिंग्स, ऐसी कोई भी चीज जो कि ऑलरेडी ओन्ड थी और अब आपने थ्रू ट्रांसफर या इनहेरिटेंस, सक्सेशन, ऐसे किसी भी डेरिवेटिव मेथड के थ्रू ओनरशिप को एक्वायर किया है। लॉ ने क्या कहा, वेरियस मोड्स हैं एक्विजिशन के, लेकिन वो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। दो कैटेगरी जो हमने ऊपर पढ़ी उसका थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो रेस नूलियस मतलब थिंग्स जो कि कोई और ओन नहीं करता था, आप उसके फर्स्ट पोजेसर हो, अक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पोजेशन। ओन्ड थिंग जो ऑलरेडी कोई पर्सन जो था वो अक्वायर करता था, उसके पास वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी थी जिसको आपने डेरिवेटिव मेथड्स के थ्रू अब ऑक्यूपाई किया है। सेलमन की क्लासिफिकेशन के हिसाब से ओनरशिप जो थी वो एक्वायर्ड की जा सकती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब इनहेरिटेंस या प्रिस्क्रिप्शन, जहाँ पर ऑटोमेटिक एक लीगल ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा एक्ट और इवेंट, मतलब कोई भी ह्यूमन एक्ट का रिजल्ट है ये, जैसे कि पोजेशन करना किसी भी प्रॉपर्टी को। अब तीन मोड्स ऑफ एक्विजिशन है, एब्सोल्यूट, एक्सटेंटिव और एसेसरी। एब्सोल्यूट एक्विजिशन मतलब जहाँ पर हम रेस नूलियस की बात करेंगे वापस, कि कोई भी ऐसी चीज़ को पोजेशन में लेना जो कि अनओन्ड थिंग थी, आप उसके फर्स्ट पोजेसर हो, फर्स्ट पोजेस करने की वजह से अब आपके पास उस चीज़ की ओनरशिप है। फॉर एग्जांपल हंट करना या कैप्चर करना किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को। ये जो है क्रिएट करता है न्यू थिंग बाय अप्लाइंग स्किल या लेबर, मतलब कोई भी अगर पर्सन रॉ मटेरियल से कोई स्टैच्यू बनाता है या कोई भी आर्ट बनाता है तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एक्विजिशन। अब है एक्सटिंक्टिव एक्विजिशन, मतलब कि जो पहला ओनर था उसके सारे राइट्स अब खत्म हो चुके हैं और जो न्यू ओनर है उसके राइट्स क्रिएट हो चुके हैं या स्टार्ट हो चुके हैं। ओनरशिप गेन्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ प्रायर ओनरशिप। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें लें तो एडवर्स पोजेशन का है कि सपोज कोई भी पर्सन एक चीज़ को एंजॉय करा था उसको काफ़ी ईयर्स तक, मतलब 12-13 ईयर्स तक, और उसके ऊपर पहले कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो अब जो है लॉन्ग यूज की वजह से ओनरशिप जो है उस पर्सन की हो चुकी है। एसेसरी एक्विजिशन, ओनरशिप ऑफ अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट एक्सटेंड करती है टू इट्स एसेसरीज, मतलब कि कोई भी चीज़ का ओनरशिप उसके साथ उसकी एसेसरीज पे भी अप्लाई होता है। मूवेबल टू इमूवेबल, अगर आपके पास लैंड की ओनरशिप है तो उस पर उगने वाले क्रॉप्स और ट्रीज भी आपके ही होंगे। मूवेबल टू मूवेबल, अगर कोई भी गारमेंट था उसके ऊपर आपने एम्ब्रॉयडरी करवाई है तो वो भी आप ही के ओनरशिप के अंडर आएगी। अब कार्स हैं तो टायर्स भी आप ही के ओनरशिप में होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कार अगर आपने खरीदी है तो आपको टायर्स की ओनरशिप नहीं मिलेगी, सिर्फ कार की बॉडी की मिलेगी। ठीक है, तो कार के साथ जो उसकी एसेसरीज हैं जैसे कि स्टेयरिंग व्हील है या फिर आपके टायर्स हैं या अंदर की सीट्स हैं, सबकी ओनरशिप आपको मिलेगी। इमूवेबल टू इमूवेबल, मतलब अगर कोई भी सॉइल जो एक फ्लोइंग रिवर ने डिपॉजिट कर दिया है तो भी उसका ओनरशिप जो होगी वो बिलोंग करेगी टू दी रिपेरियन ओनर। ये इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। अब काइंड्स ऑफ ओनरशिप में हम वन बाय वन सारे जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओनरशिप हैं उन्हें डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ओनरशिप।
कॉर्पोरियल मतलब टेंजिबल प्रॉपर्टी के ऊपर जितने भी राइट्स हमारे होते हैं वो, जैसे कि लैंड, हाउस और कार। इनकॉर्पोरियल मतलब इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो हमारे राइट्स होते हैं वो। पोलोक के अकॉर्डिंग कॉर्पोरल ओनरशिप का क्या मतलब है? राइट टू ऑल लॉफुल यूज ऑफ टेंजिबल ऑब्जेक्ट। एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी हमारे राइट्स बनते हैं लॉफुली, वो सारे राइट्स जो है वो ओनरशिप में, कॉर्पोरल ओनरशिप में काउंट होंगे। अब सेलमन ने क्या कहा कि जो ये कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल का जो डिफरेंस बताया गया है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओनरशिप का क्या मतलब होता है? जो भी एक पर्सन के ऊपर वेस्टेड राइट्स हैं वो सब ओनरशिप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लॉट ऑफ लैंड को ओ करते हैं तो वो कॉर्पोरियल है, और आप अगर कॉपीराइट को ओन करते हैं तो वो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में आएगी। नेक्स्ट है सोल वर्सेस को ओनरशिप। सोल मतलब एक ही पर्सन जो है उसके पास सारे राइट्स हैं। को ओनरशिप मतलब जब दो या दो से ज्यादा जो लोग होते हैं वो एक ओनरशिप को शेयर करते हैं। टाइप्स ऑफ को ओनरशिप मतलब ओनरशिप इन कॉमन, जहां पर शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल होंगे, ट्रांसफरेबल नेचर के होंगे टू देयर हायर्स। जॉइंट ओनरशिप मतलब जहां पर शेयर जो है वो सिर्फ पास होगा सर्वाइवर्स को, ना कि किसी भी हायर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्रदर था जो एक ओ करता है प्रॉपर्टी जॉइंटली अंडर हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अंदर अगर ब्रदर्स जो है वो प्रॉपर्टी को जॉइंटली ओन करते हैं तो वो जॉइंट ओनरशिप हो जाएगी। और फ्रेंड्स जो है अगर वो बाय कर रहे हैं प्रॉपर्टी डिवाइडेड शेयर्स में तो वो ओनरशिप इन कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। ट्रस्टी जो होता है उसमें, ट्रस्ट ओनरशिप में नॉमिनल ओनर होता है और वो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। बेनिफिशियरी जो होता है वो रियल ओनर होता है और वो सारे जो भी बेनिफिट्स होते हैं उस प्रॉपर्टी के वो एंजॉय करता है। सेलमन के अकॉर्डिंग ये प्रोटेक्ट करता है अनबॉर्न चिल्ड्रंस को, माइनर्स को, लूनेटिक्स को, और जो भी जब भी कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट होते हैं तब। इसका ओरिजिन इंग्लिश इक्विटी लॉ से आया था। फॉर एग्जाम्पल, बैंक क्या करती है? आपकी प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट में होल्ड करती है। अब इसमें क्या हुआ? बैंक क्या बनी? ट्रस्टी बनी, मतलब नॉमिनल ओनर बनी, और हम क्या बने? हमारी प्रॉपर्टी थी तो हम बेनिफिशियरी बने। जो भी राइट्स होंगे, जो भी सब कुछ होगा, उसका एंजॉयमेंट बेनिफिशियरी करेगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मैनेज ट्रस्टी करेगा और उसको वो उसका नॉमिनल ओनर हो जाएगा। नेक्स्ट इज लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप मतलब जो कि रिकॉग्नाइज्ड है एट कॉमन लॉ, और इक्विटेबल ओनरशिप जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय इक्विटी, फेयरनेस, इवन विदाउट लीगल टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, ए ने वर्बली असाइन किया था एक डेप्ट बी को, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? लीगल ओनर, और बी हो जाएगा इक्विटेबल ओनर। नेक्स्ट है वेस्टेड वर्सेस कंटिंजेंट ओनरशिप। अब वेस्टेड मतलब अनकंडीशनल है, एब्सोल्यूट नेचर की है, और कंडीशनल मतलब कोई कंडीशन पर डिपेंडेंट है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो ओनरशिप मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी छोड़ दी गई है वाइफ के लिए फॉर लाइफ, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी ए को चली जाएगी अगर ए जिंदा रहा तो ये जो ए जिंदा रहा वो जो ये कंडीशन है वो कंटिंजेंट नेचर की है। कंडीशंस, अब प्रेसिडेंट हो सकता है और सब्सिक्वेंट हो सकता है। प्रेसिडेंट मतलब टाइटल बिगिन इफ कंडीशन फुलफिल, कि अगर है ना आपने वो जो कंडीशन थी वो फुलफिल कर दी तो टाइटल शुरू होगा। उसके बाद दूसरा है सब्सिक्वेंट, एक्सटिंग्विश टाइटल इफ कंडीशन ऑकर्स, कि अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो जो आपका टाइटल था वो वहां खत्म हो जाएगा। एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप। एब्सोल्यूट मतलब आपके पास फुल राइट है, आप इंजॉय कर सकते हो, यूज कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो। लिमिटेड मतलब कुछ रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल, हिंदू वुमेन्स के पास पहले सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ओनरशिप हुआ करती थी। फिर है इंटरनेशनल ओनरशिप। इंटरनेशनल ओनरशिप में सबसे पहले आता है ओनरशिप ऑफ टेरिटरी। एक हो सकता है ओरिजिनल और एक हो सकता है डेरिवेटिव। स्टेट का हमेशा डोमिनियन होता है ओवर टेरिटरी, मतलब एक डोमिनियन नेचर का राइट होता है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में समझा था कि डोमिनियन और पजेसियो क्या होता है। फिर जुरिडिक्शन में एक्सटेंड बियॉन्ड बॉर्डर्स, मतलब हाई सी पे भी ओनरशिप हो सकती है। अब आता है डुप्लीकेट ओनरशिप, जब दो या दो से ज्यादा लोग जो होते हैं वो ओन करते हैं सेम प्रॉपर्टी को, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट राइट्स होते हैं उनके, जैसे कि ट्रस्टी वर्सेस बेनिफिशियरी इन अ ट्रस्ट। अब है ओनरशिप वर्सेस पोजेशन। ओनरशिप क्या है? डी ज्यूरी नेचर का है, लीगल राइट है एक तरीके का, एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट पोजेशन, ब्रॉडर और परमानेंट नेचर का है और लॉ इसे प्रोटेक्ट करता है। पोजेशन क्या है? डी फैक्टो नेचर का है, मतलब फिजिकल कंट्रोल होना जरूरी है, ओनरशिप के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। टेम्पररी और शिफ्टिंग नेचर का है, और मे नॉट बी लीगली प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट इज पोजेशन। अब हमने अभी तक प्रॉपर्टी और ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं पोजेशन की तरफ। ओनरशिप और प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के बाद अब पोजेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज एक पर्सन है जिसने अपना घर रेंट पे दिया है बी को। अब बी के पास उसका पोजेशन है
लेकिन ओनरशिप ए के पास है। तो ओनरशिप और पोजेशन में डिफरेंस क्या है, अभी हम इसे समझेंगे। ओवरव्यू देखा जाए तो प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाता है ओनरशिप का पोजेशन को। ये बेसिस बनता है फॉर क्लेमिंग ओनरशिप। मतलब अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पोजेशन है आपका, तो सबसे पहले यही माना जाएगा कि आप ही उसके ओनर हो जब तक उसको कॉन्ट्रारी प्रूफ नहीं किया जाता। ठीक है। पजेसरी रेमेडी मतलब राइट है आपके पास रिकवर करने का पोजेशन को। अगर आपको लॉ के मतलब बिना लॉ की अथॉरिटी के या तो फिर अनलॉफुली अगर रन किसी भी जगह से अविक्ट करवा दिया गया है, तो आप अपना जो पोजेशन है वो वापस से क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक टेनेंट को है ना घर से निकाल दिया गया है इलीगली, तो वो स्यू कर सकता है वापस से अपना पोजेशन रीगेन करने के लिए इवन विदाउट ओनरशिप। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है ए जो इस घर का ओनर है। ठीक है। उसने क्या किया, रेंट पे दिया ये घर बी को, तो ये बना टेनेंट। अब इनका जो लीज था वो समझो रेंट पे दिया था 3 इयर्स के लिए। ठीक है। अब ए ने क्या किया, ए ने अनलॉफुली 2 साल में ही अनलॉफुली 2 इयर्स में बी को इविक्ट करवा दिया घर से। तो बी जो है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ अभी पोजेशन था और ए जो था वो ओनर था, ओनरशिप थी उसके पास, स्टिल अनलॉफुली निकालने की वजह से बी जो है क्लेम कर सकता है अपना राइट कोर्ट में ए के अगेंस्ट, इस भले ही उसके पास ओनरशिप नहीं है उस प्रॉपर्टी की। सेलमन के व्यू के अकॉर्डिंग पोजेशन क्या एक बहुत ही बेसिक रिलेशन है किसी भी चीज़ और इंसान के बीच में। 2 रिक्विजिट्स होते हैं, 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो एक्चुअल कंट्रोल होना चाहिए, आपका फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, और दूसरा एक्सक्लूसिव क्लेम होना चाहिए। मतलब आपका एक इंटेंशन होना चाहिए कि आप दूसरों को उस चीज़ को यूज़ करने से एक्सक्लूड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी जो कार थी वो गैरेज में लॉक कर दी, तो अब आपका कंट्रोल भी है उस कार के ऊपर। अब आपने दूसरा एक इंटेंशन भी है कि आप दूसरों को एक्सक्लूड कर रहे हो। पैटर्न व्यू के अकॉर्डिंग इंग्लिश जजेस जो हैं वो एक रिजिड डेफिनेशन को अवॉइड करते थे। उनके हिसाब से जो पोजेशन है वो कॉन्सेप्ट केस टू केस, मतलब डिपेंडिंग ऑन द केस जजमेंट उसका आना चाहिए। पोलोक के अकॉर्डिंग पोजेशन क्या है, जब आपके पास एक अपेरेंट कंट्रोल है उस चीज़ के ऊपर, दूसरा आपके पास पावर है कि आप दूसरों को उस चीज़ को यूज़ करने से रोक रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने हाथ में कोई बुक पकड़ी हुई है तो अब आप उस बुक को पजेस कर रहे हो। हेनरी मेन के अकॉर्डिंग पोजेशन क्या है, एक फिजिकल कंट्रोल भी होना और एक इंटेंशन है कि आप उसे होल्ड करना चाहते हो एज योर ओन, आप उसे अपना मानना चाहते हो, आप उसे अपने पास रखना चाहते हो और दूसरों को उसके इंजॉयमेंट से रोकना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी बाइक को पार्किंग में लॉक करके और उसकी जो कीज थी वो अपने पॉकेट में रख ली। अब अगर हम पोजेशन को रोमन लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो 2 टाइप में डिवाइडेड हैं, कॉर्पस पोजेशनिस और सिविलिस पोजेशनिस। कॉर्पस में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कंट्रोल आता है और सिविलिस में लीगल पोजेशन मतलब आपका कंट्रोल भी है और इंटेंशन भी है। कॉर्पस मतलब बॉडी और एनिमस मतलब माइंड, और दोनों ही रिक्वायर्ड है। ठीक है। एग्जाम्पल, इफ ए जो एक्स जो है कंटिन्यूसली एक लैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो उसने ओनरशिप एक्वायर कर ली है बाय लॉ। एडवांटेजेस ऑफ पोजेशन में सबसे पहले तो प्रोटेक्शन आएगा कि लॉ जो है वो पोजेशन को प्रोटेक्ट करता है। कैन मैच्योर इनटू ओनरशिप, कि अगर एक प्रिस्क्राइब टाइम कंप्लीटेड हो जाएगा तो हो सकता है कि जो पोजेशन है वो ओनरशिप में भी कन्वर्ट हो जाए। फैक्चुअल सिक्योरिटी मिलती है इवन विदाउट ओनरशिप, कि आपकी ओनरशिप नहीं है उस चीज़ पे, स्टिल अगर आपको कोई अनलॉफुली किसी भी जगह से निकालता है तो आपके पास एक लीगल प्रोटेक्शन रहता है। अब पोजेशन के 3 एस्पेक्ट्स दिए थे, एक रिलेशन, लीगल एडवांटेजेस और एट्रीब्यूटेड एडवांटेज। रिलेशन मतलब आपका एक फैक्चुअल कनेक्शन मिलता है, एक फैक्चुअल कनेक्शन देखने मिलता है एक पर्सन और एक थिंग के बीच में, लीगल एडवांटेजेस मिलते हैं, और एट्रीब्यूटेड एडवांटेज मतलब स्पेशल अगर केसेस हुए तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे कि अगर लॉन्ग टर्म यूज़ रहा किसी चीज़ का और तो ओनरशिप जो है उस पजेसर को वो ट्रांसफ़र हो जाती है, नया राइट उस पर्टिकुलर चीज़ पे स्टार्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पजेशन। मीनिंग ऑफ पजेशन में पजेशन का मतलब होता है कंट्रोल प्लस इंटेंशन। आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल भी है और आपका इंटेंशन भी है। ये कंबाइन करता है फैक्ट, फिजिकल कंट्रोल को लॉ, रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन के साथ। पोलोक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, मतलब जो दिखता है पजेशन वही है। पजेशन मतलब कोई भी फिजिकल कंट्रोल किसी भी चीज़ के ऊपर जहाँ पर हमारा कंट्रोल भी है और हम दूसरों को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं हम उस चीज़ को यूज़ करने से। लेट्स सपोज कि आपके पास एक बुक है, आपने उसे होल्ड कर रखा है, इसका मतलब आपने उस बुक को अपने पोजेशन में ले रखा है, इवन दो आप उसके रियल ओनर नहीं हो। सेलमन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जब आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो किसी क्लेम का जिससे कि आप एक्सक्लूसिव यूज कर सको, कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम टू एक्सक्लूसिव यूज, जिसमें सबसे पहले आता है एनिमस पॉसिडेंडी, मतलब आपका एक मेंटल इंटेंशन है कि आप पजेस करना चाहते हो उस चीज को, आपका एक पजेस करने का इंटेंशन है, ठीक है। और दूसरा आता है कॉर्पस पॉसिडेंटी, मतलब आपका फिजिकल कंट्रोल भी है उस चीज पे। फॉर एग्जाम्पल आपने कार पार्क की और उसके बाद उसे लॉक कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, पजेशन। याद रखना है सेलमन ने दोनों चीजों को ध्यान में रखा, उन्होंने क्या कहा, कंट्रोल भी चाहिए और प्लस इंटेंशन भी चाहिए। अदर थिंकर्स के व्यू पॉइंट से भी देख लेते हैं। ज़कैरिया के अकॉर्डिंग आपके पास इंटेंशन होना चाहिए टू पजेस एंड कैपेसिटी होनी चाहिए डिस्पोज करने की। बेंथम के अकॉर्डिंग पजेशन क्या है, एक मेंटल इमेज जो सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है एज अ पजेशन। उसके बाद साबिनी के अकॉर्डिंग कॉर्पोरल पजेशन मतलब क्या है कि आपके पास फिजिकल पावर है कि आप दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हो, पावर ऑफ एक्सक्लूजन ही कॉर्पोरल पजेशन है। फिर सेल्वन ने इसको क्रिटिक करते हुए क्या कहा कि आपका जो फोकस है वो एक्सक्लूजन पे नहीं बल्कि जो इंटरफेरेंस की इम्प्रोबेबिलिटी होती है उस पर होना चाहिए। आहरिंग के अकॉर्डिंग इंटेंशन जो है वो इमटेरियल है, खाली जो पोजेशन डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ऑन क्लेम के कैरेक्टर पे। फिर क्रिटिसिज्म क्या था कि इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों एक चोर के पास अगर पोजेशन होता है तो सर्वेंट के पास क्यों नहीं। फिर जस्टिस होम्स के अकॉर्डिंग फिजिकल रिलेशन प्लस इंटेंशन रिक्वायर्ड। अब है पोजेशन इन फैक्ट, मतलब डी फैक्टो पोजेशन, जहाँ पर आपका किसी चीज़ के ऊपर एक फिजिकल कंट्रोल है। एग्जाम्पल, आपने एक पैरट को केज कर रखा है तो जब तक वो भाग नहीं जाता तब तक आपका उसके ऊपर पोजेशन है। की पॉइंट्स क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे सन मून, वो कभी भी किसी के भी फिजिकली कंट्रोल में नहीं रह सकती। कंट्रोल जो है वो कंटिन्यूस नेचर का होना ज़रूरी नहीं है। फिजिकल कंट्रोल जो है वो अलोन इनसफिशिएंट है अगर आपका इंटेंशन नहीं है उसे पजेस करने का तो। अब डी जूरी पोजेशन, डी जूरी पोजेशन मतलब पोजेशन इन लॉ, जो कि लीगली रिकॉग्नाइज है और प्रोटेक्टेड पोजेशन है। राइट आपको कन्फर्ड किए गए हैं और अगर आपको डैमेजेस मिलेंगे अगर कोई भी आपको उस इंजॉयमेंट में इंटरफेयर करता है तो। रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कोर्ट डिसाइड करती है कि किसके पास ज़्यादा बेटर टाइटल है और ये एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है। एग्जाम्पल, टेनेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड का अगर डिस्प्यूट है तो टेनेंट के पास लीगल पोजेशन जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। सेलमन ने क्या पॉसिबिलिटीज़ दी, उनके हिसाब से फैक्चुअल प्लस लीगल पोजेशन जो है वो अगर ऑलमोस्ट सेम पर्सन के पास ही होता है। फिर लीगल पोजेशन विथ वन, फैक्चुअल विथ अनदर, कि लीगल पोजेशन किसी के पास है और फैक्चुअल पोजेशन किसी और के पास है, जैसे कि लैंडलॉर्ड जो है वो लीगल है और टेनेंट जो है वो फैक्चुअल है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन जो होता है इंग्लिश लॉ में, मतलब लेस देन फैक्चुअल कंट्रोल बट इसको डीम्ड कर लिया जाता है एज अ लीगल पोजेशन। अब हम एक क्विक रीकैप ले लेते हैं कि क्या क्या पोजेशन की डेफिनेशन में अभी तक हमने रीड किया। तो सबसे पहले हमने क्या रीड किया, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी पोजेशन की। तो उसमें पोजेशन की डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि एक तो कंट्रोल होना चाहिए प्लस हमारा एक इंटेंशन होना चाहिए टू कंट्रोल, ठीक है। फिर हमने डेफिनेशन देखी पोलोक की। पोलोक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि सिर्फ फिजिकल कंट्रोल के बारे में उन्होंने फोकस किया। उसके बाद हमने थर्ड डेफिनेशन देखी सेलमंड की, जिन्होंने दो चीज़ें बताई, एक तो कॉर्पस और दूसरा उन्होंने क्या बताया, एनिमस। फिर हमने डेफिनेशन देखी अदर थिंकर्स की, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स के बारे में देखा, जिसमें से कुछ डेफिनेशंस फिजिकल कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस कर रही थी तो किन्हीं के हिसाब से सिर्फ एक्सक्लूजन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। अब फिर हमने देखा डी फैक्टो। डी फैक्टो में क्या है, फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए
और फिर हमने एक लास्ट में देखा डी जूरी। डी जूरी मतलब लीगल रिकॉग्निशन चाहिए प्लस फैक्ट सॉरी प्लस प्रोटेक्शन। ठीक है, जिसमें हमने एक टेनेंट और लैंडलॉर्ड का बेस्ट एग्जाम्पल भी देखा। अब है एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन में सबसे पहले आता है कि लीगल पोजेशन क्या है, कॉर्पस प्लस एनिमस। कॉर्पस मतलब फिजिकल कंट्रोल और एनिमस मतलब मेंटल इंटेंशन। ये दोनों चीज ही मिलकर क्या करती हैं, लीगल पोजेशन क्रिएट करती हैं। दोनों ही जरूरी और मोस्टली लीगल थियोरीज ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। अब कॉर्पस पोजेशनिस मतलब फिजिकल कंट्रोल। इसका क्या मतलब है, एक इफेक्टिव फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए कि आपके पास एबिलिटी इंजॉय करने की, यूज करने की और प्रिवेंट करने की इंटरफेरेंस। अगर आपने एक घर को लॉक कर दिया है तो वो है कॉर्पस। अगर आप अपना मोबाइल होल्ड किए हुए हो, कॉर्पस है। अगर आपने एक डायमंड को देखा बट आपने उससे लिया नहीं या आपने उसको होल्ड नहीं किया हुआ, तो वो कॉर्पस पोजेशन नहीं होगा। आपका फिजिकल कंट्रोल उस चीज के ऊपर होना जरूरी है। अब नेक्स्ट है एनिमस पॉसिडेंडी मतलब मेंटल इंटेंशन। आपका एक इंटेंशन होना चाहिए टू होल्ड एज ओनर और दूसरों को एक्सक्लूड करना उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पार्क करी अपनी कार अपने ही गैरेज में, मतलब आपका एक मेंटल इंटेंशन है कि आप दूसरों को उस चीज को यूज करने नहीं देना चाहते। होल्डिंग अ फ्रेंड्स बुक टेम्पररी, आपने किसी अपने दोस्त की बुक पकड़ रखी है टेम्पररी बेसिस पे, यहाँ पर एनिमस नहीं है, मतलब आपका कोई इंटेंशन नहीं था उस बुक का पोजेशन होल्ड करने के लिए। एक सर्वेंट जो होल्ड कर रहा है मनी फॉर मास्टर, यहाँ पर भी कोई एनिमस नहीं है। इसका मतलब इन दो केसेस में पोजेशन नहीं होगा। सवीनी एंड होलैंड के अकॉर्डिंग दोनों कॉर्पस और एनिमस एसेंशियल हैं। कॉर्पस मतलब कंट्रोल, एनिमस मतलब कि आप ओन करने का विल रखते हैं। हेनरी मेन के अकॉर्डिंग एशियंट लॉ में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट अगर होता है उस चीज से तो वही जरूरी था। मॉडर्न लॉ में फिजिकल कंट्रोल और इंटेंशन दोनों जरूरी है। सेलमन के अकॉर्डिंग एनिमस जो है वो एनिमस हमेशा जरूरी नहीं होता। इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो इनफ है। आहेरिंग के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजिकल व्यू दिया उन्होंने फोकस किया कैरेक्टर ऑफ क्लेम पे ना कि इंटेंशन पे। उनके हिसाब से एनिमस जो है वो सप्लीमेंट्री नेचर का है और वो एसेंशियल नहीं है। जस्टिस होम्स के अकॉर्डिंग दोनों ही जरूरी हैं और वो कोएग्जिस्ट करने चाहिए। रोमन लॉ के अकॉर्डिंग पहला है डिटेंशियो, दूसरा है पजेशियो। डिटेंशियो मतलब लिमिटेड कंट्रोल है, कोई बोरोवर, टेनेंट, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। पजेशियो मतलब फुल पोजेशन है, जहां पर जो पर्सन जो पोजेशन होल्ड करता है वो अपने आप को ओनर समझने लगता है। लीगल इम्प्लीकेशंस देखें, अगर सपोज करो कॉर्पस है मतलब कंट्रोल है बट मेंटल इंटेंशन नहीं है, तो वो कस्टडी माना जाएगा या डिटेंशन माना जाएगा। जैसे कि आपने सर्वेंट के पास कुछ पैसे रख दिए हैं अपने, तो वो पोजेशन मास्टर का है। अब एनिमस मतलब आपका मेंटल इंटेंशन है बट कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं है, तो वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होगा। जैसे कि आपने गुड्स लॉकर में रख दिए हैं, आपके गुड्स लॉकर में आप उन्हें फिजिकली टच नहीं कर सकते बट आपका इंटेंशन है उन्हें पजेस करने का। कॉर्पस और एनिमस दोनों ही हैं, तो ये बन के आता है फुल्ली लीगली पोजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ पोजेशन, जिसमें सबसे पहले थियोरी है सवीनी की, जिनके अकॉर्डिंग दो चीजें होनी चाहिए, एक तो कॉर्पस पोजेशनिस और दूसरा एनिमस डोमिनी। कॉर्पस पोजेशनिस मतलब फिजिकल कंट्रोल जिससे कि हम दूसरों को एक्सक्लूड कर सके, और एनिमस डोमिनी मतलब एक हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम उस चीज को एज एन ओनर होल्ड करना चाहते हैं। इसके हिसाब से क्या है, कॉर्पस और इंटेंशन मतलब एनिमस दोनों ही जरूरी है पोजेशन के लिए। ठीक है, इनका इनका क्या कहना था कि हम अगर पोजेशन को प्रोटेक्ट करते हैं तो एक इंडिविजुअल जो है वो इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट हो जाता है। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा रिजिड थी, ये इसका क्रिटिसिज्म बना क्योंकि प्रैक्टिकल रियलिटी जो थी वो इसमें इग्नोर कर दी गई। कि जैसे सर्वेंट होते हैं या तो फिर थीफ होते हैं या फाउंडर होते हैं जो किसी भी चीज़ को फाइंड करते हैं, उनके पास भी पोजेशन होता है लेकिन स्टिल उनका कोई भी एज सच ओनरशिप का इंटेंशन नहीं होता, और वो इस चीज़ में एक्सप्लेन नहीं था। अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक टेनेंट है जो फ्लैट में रह रहा है और अब उसके पास एनिमस डोमिनी नहीं है, स्टिल वो उसके पोजेशन में है, तो ये चीज इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं की हुई थी। नेक्स्ट है आहेरिंग की थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, पोजेशन क्या है, एक ओनरशिप ऑन द डिफेंसिव है, मतलब कि हमने
सिर्फ ओनरशिप को मतलब ओनरशिप का अपीयरेंस ही इनफ है, लॉ जब तक उसे डिनाई ना करे तब तक। अहेरिंग के अकॉर्डिंग एनिमस इसेंशियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री नेचर का था। इनके अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट करना है सोशल ऑर्डर को, और जो भी अननेसेसरी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें हमें अवॉइड करना है। अब इस थियरी का क्रिटिसिज्म क्या बना कि इन्होंने जो रोल होता है एक इंटेंशन का उसको अवॉइड कर दिया, जिसकी वजह से पोजेशन और कस्टडी में एक क्लियर लाइन नहीं बची। फॉर एग्जाम्पल इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर सर्वेंट ने कोई भी मास्टर की चीज़ पोजेशन में ले रखी है तो उसे भी पोजेशन बोल दिया जाएगा, उसे बोल दिया जाएगा कि वो चीज़ मास्टर सर्वेंट के पोजेशन में है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से लॉ में जो है वो परेशानी आ सकती है। नेक्स्ट है केंथ की थियोरी। उनके अकॉर्डिंग पोजेशन क्या है, एम्बॉयडमेंट ऑफ अ पर्सन विल इन एन ऑब्जेक्ट, कि एक पर्सन की एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या विल है, एक पर्सन के विल के ऑब्जेक्ट पर क्या एक्सप्रेशन है। हेगल के अकॉर्डिंग पोजेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ फ्री विल। की आइडिया क्या है, रिस्पेक्ट करना, पोजेशन की रिस्पेक्ट करना एक ह्यूमन के पर्सनैलिटी और उसके फ्रीडम की। इसका यूज़ क्या था, एक्सप्लेन करना क्या मॉरल बेसिस हैं पोजेशन के, ना कि प्रैक्टिकली लीगल डिस्प्यूट्स को। सेलमन की थ्योरी, उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया ये डिस्टिंक्शन करना कि पोजेशन इन फैक्ट अलग होता है और पोजेशन इन लॉ अलग होता है। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ पोजेशन इन फैक्ट ही एग्जिस्ट करता है। सेलमन ने डिस्टिंग्विश किया कॉर्पोरल पोजेशन और इनकॉर्पोरल पोजेशन को। उन्होंने भी यही कहा कि दोनों एलिमेंट ज़रूरी है, कॉर्पस भी होना ज़रूरी है और एनिमस भी। अब इनकी थ्योरी का सबसे मेन क्रिटिसिज्म यही था कि कभी कभी पोजेशन जो होता है वो कंटिन्यूस नेचर का हो जाता है, भले ही हमारा कॉर्पस हो या ना हो, या फिर हमारा एनिमस हो या ना हो। जैसे कि अगर कोई चीज़ है जो गुम हो चुकी है और उसे पता ही नहीं है ओनर को, तो उन केसेस में, और जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट थी सेलमन की वो यहाँ पर मिस हो गई। होलैंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग पोजेशन जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे कि सोसाइटी में पीस बनी रहे। अब इस थियरी का मेन क्रिटिसिज्म यही था कि उन्होंने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि लॉ क्यों प्रोटेक्ट करता है पोजेशन को, पर पोजेशन होता क्या है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। होल्म्स की थ्योरी देखें तो उन्होंने भी यही कहा कॉर्पस और एनिमस दोनों ज़रूरी है। पोलोक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका अपेरेंट कंट्रोल होना चाहिए और आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हो। उन्होंने कहा कि डी फैक्टो कंट्रोल जो है वो प्राइमरी नेचर का है, एनिमस सेकेंडरी नेचर का है। अब इस थियरी का क्रिटिसिज्म यही था कि उन्होंने वो केसेस को एक्सप्लेन नहीं किया जहां पर एक्सक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, अब है काइंड्स ऑफ पोजेशंस। हमने थियोरी देख ली, अब हम काइंड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काइंड है कॉर्पोरियल पोजेशन, दूसरा है इनकॉर्पोरियल पोजेशन। कॉर्पोरियल पोजेशन मतलब कोई भी टेंजिबल चीज़ जो हम छू सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, हाउस, बुक्स, गुड्स। एलिमेंट क्या है, आप दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हो, आप उसको अपनी मर्जी जैसा आप चाहते हो वैसे आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, इवन विदाउट एक्चुअल यूज़। कि जैसे सपोज आपके घर की चाबी है तो वो आपके पास है, आपको पोजेशन में माना जाएगा इवन इफ आप उस घर में रहते हो या नहीं रहते। ठीक है, फोकस क्या है, कंट्रोल होना ज़रूरी है, नॉट फिजिकल हैंडलिंग। अब इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी पोजेशन मतलब कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ईजमेंट, गुडविल, जहाँ पर आप यूज़ के थ्रू उसको एक्सरसाइज करते हो, ना कि फिजिकल कंट्रोल के थ्रू। अब क्रिटिसिज्म क्या था कि लैक है क्लियर कॉर्पस का, इसलिए इसको ट्रू पोजेशन कुछ लोग नहीं मानते। अब है मीडिएट और इमीडिएट पोजेशन। मीडिएट पोजेशन मतलब जहां हम पोजेशन किसी और पर्सन के थ्रू लेते हैं, जैसे कि एजेंट, टेनेंट, बोरोवर, दोनों ही ओनर और कस्टोडियन इसमें को एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर है इमीडिएट। इमीडिएट मतलब डायरेक्ट पोजेशन होगा विदाउट कोई भी इंटीमीडियरी। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इमीडिएट मतलब कि आप ही उस बुक को ओन करते हो और आप ही उस बुक को पकड़े हुए हो, तो दोनों ही चीज़ें आप ही के हाथ में है, इसलिए ये इमीडिएट पर्सन है, बिकॉज इसमें कोई भी सेकंड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। अब इमीडिएट का क्या मतलब होगा, अगर आपने अपना घर किसी और को रहने के लिए दिया, एक टेनेंट को दे देते हो, तो टेनेंट के पास क्या हो जाएगा, इमीडिएट हो जाएगा पोजेशन, और आपके पास क्या हो जाएगा, मीडिएट पोजेशन हो जाएगा। जर्मन लॉ इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता और इंग्लिश लॉ ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ कस्टोडियन जो होता है उसके पास होती है ये ऐसी पोजेशन, और सर्वेंट के पास तो सिर्फ और सिर्फ कस्टडी होती है। नेक्स्ट है क्वेजी पोजेशन। क्वेजी पोजेशन मतलब पोजेशन ऑफ राइट और एडवांटेज, नॉट ओनरशिप, कि आपके पास पोजेशन है सिर्फ राइट्स का या फिर उसके एडवांटेजेस का, आपके पास कोई भी ओनरशिप नहीं है। फिर है एग्जांपल जैसे कि राइट ऑफ वे है या राइट टू अपॉइंट टू अ बेनिफिशियरी।
अब नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट या फिर डुप्लीकेट पोजेशन। डुप्लीकेट पोजेशन का क्या मतलब है? टू पर्सन पोजेसिंग सेम ऑब्जेक्ट विदाउट एडवर्स क्लेम, कि दो या दो से ज्यादा लोगों के पास सेम चीज पे पोजेशन है और उनके क्लेम्स भी एडवर्स नेचर के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मास्टर जिसके पास इमीडिएट है पोजेशन और सर्वेंट जिसके पास इमीडिएट पोजेशन है। को ओनर्स हुए, लैंड, कॉर्पोरियल ईजमेंट्स लाइक राइट ऑफ वे, ये सभी डुप्लीकेट पोजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, जहां पर पोजेशन लॉ रिकॉग्नाइज करता है विदाउट एक्चुअल कंट्रोल। फिर है एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन हमने पहले भी रीड किया कि जब कोई भी पर्सन एक हॉस्टाइल पोजेशन होल्ड करता है ओनर के अगेंस्ट में और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक अनइंटरप्टेड या कंटिन्यूस नेचर का हो जाता है, तो वो जो है वो ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड गेट्स ओवर। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस और अनइंटरप्टेड नेचर का होना चाहिए। ओपन और नोटोरियस मतलब पब्लिक सबको पता हो ऐसा होना चाहिए। पीसफुल, अनडिस्टर्ब्ड और एक्सक्लूसिव होना चाहिए और विदाउट ओनर के कंसेंट में होना चाहिए। अब आप पोजेशन कैसे एक्वायर कर सकते हैं उसके कुछ मोड्स देख लेते हैं। लॉ ने 3 प्राइमरी मोड्स बताए हैं जिसके थ्रू पोजेशन एक्वायर किया जा सकता है। टेकिंग मतलब विदाउट कंसेंट आप कोई चीज ले रहे हो। डिलीवरिंग, आपने विद कंसेंट किसी को कोई चीज डिलीवर की है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आपने पोजेशन होल्ड किया है। टेकिंग मतलब पोजेशन जो आपने एक्वायर किया है विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रायर ओनर। ठीक है, राइटफुल अगर टेकिंग है तो वो सपोर्ट करता है लॉ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर जो इनकीपर था उसने सीज कर दिए हैं गुड्स ऑफ गेस्ट फॉर अनपेड बिल, कि अनपेड बिल था तो उसने जो थे गुड्स, जो गेस्ट के गुड्स थे उनको सीज कर दिया है, तो वो जो है वो राइटफुल टेकिंग है। विदाउट कंसेंट होल्ड भी किया है लेकिन लॉ उसे सपोर्ट करेगा। रॉन्गफुल टेकिंग है तो वो वायलेट करता है किसी भी पर्सन के राइट्स को, जैसे कि किसी थीफ ने कोई घड़ी चुरा लिया, ऐसा कुछ किया है, तो ये जो चीज़ है वो लॉ सपोर्ट नहीं करेगा। टाइप्स ऑफ टेकिंग, टेकिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ओरिजिनल टेकिंग मतलब आपने कोई भी रेस्ट नूलियस थिंग थी, कोई भी ओनर नहीं था, उसका फर्स्ट पोजेसर बने हो। फिर डेरिवेटिव टेकिंग मतलब कोई एक एग्जिस्टिंग ओनर था ऑलरेडी और आपने किसी डेरिवेटिव मेथड्स के थ्रू वो चीज़ अब एक्वायर की है। फिर डिलीवरी, अब सेकेंड मोड आता है डिलीवरी। आप पोजेशन एक्वायर कर रहे हो प्रीवियस पोजेसर के कंसेंट के साथ, इसमें एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का क्या मतलब है? आपने ट्रांसफर किया है कोई भी इमीडिएट पोजेशन, आप ही के पास था और आप ही ने ही उसको दूसरे पर्सन को वो दिया है। जैसे कि आपने अपनी जो बुक थी वो हैंड ओवर कर दी आफ्टर सेल, या इसमें इंक्लूड होगा लोन्स, डिपॉजिट, गिफ्ट्स एक्सेट्रा। मीडिएट पोजेशन में स्टिल रिमेन विद द ट्रांसफरर। अब आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब कोई भी फिजिकल हैंडओवर नहीं है बट एक लीगल ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है उसमें। तराडीशो ब्रेवरी मनु मतलब वन ऑलरेडी होल्डिंग थिंग गेट्स ओनरशिप, की जिसके पास ऑलरेडी पोजेशन है वही उसका ओनर बन जाएगा। जैसे कि अगर कोई वॉच मेकर जो है वो वॉच को रिपेयर कर रहा है तो वो उसी वॉच को खरीद लेता है। ठीक है, फिर है कॉन्स्टिट्यूटियम पोजेसोरियम मतलब ओनर ट्रांसफर करेगा पोजेशन बट रिटेन करेगा उसका यूज, की ओनर जो है वो पोजेशन तो ट्रांसफर कर देता है लेकिन जो उसका यूज है उसे रिटेन कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओनर सेल कर देता है लैंड को लेकिन कंटिन्यू करता है उसको एज एन टेनेंट की तरह होल्ड करना। फिर है अटोनमेंट, एक थर्ड पार्टी एग्री करती है कि वो होल्ड कर लेगी ऑन बिहाफ ऑफ न्यू ओनर, कि कोई भी थर्ड पार्टी जब एग्री करे कि वो न्यू ओनर के बिहाफ में इस पे पोजेशन होल्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस मैन होल्ड करता है गुड्स फॉर बायर। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ के बेसिस पे कैसे एक्विजिशन हो सकता है? तो पोजेशन रिक्वायर्ड थ्रू लीगल प्रोसेस नॉट थ्रू एक्ट ऑफ पार्टीज। जब पार्टी के एक्ट के थ्रू नहीं बट लॉ के थ्रू, ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू जब पोजेशन होल्ड होता है तो उसे कहते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस या फिर एडवर्स पोजेशन या प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब अभी पॉजिटिव कैसे होगा? जब नया टाइटल क्रिएट हो रहा है, और नेगेटिव जब होगा जब जो ओरिजिनल टाइटल ओनर का था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ, इन दो वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? पोजेशन इन फैक्ट मतलब डी फैक्टो पोजेशन, ये फिजिकल कंट्रोल जब हमारा किसी भी चीज़ पे होता है, हमारा एक फैक्चुअल रिलेशनशिप होता है किसी भी पर्सन का और उस चीज़ का, तो उसे कहते हैं
डी फैक्टो पोजेशन। इसके की फीचर क्या है? बेस्ड है ऑन एक्चुअल कंट्रोल, ना कि कोई लीगल टाइटल। इसमें जो अनकंट्रोलेबल थिंग्स है उसका पोजेशन एक्सक्लूड होता है। टेम्पररी एब्सेंस डज नॉट एंड पोजेशन, कि अगर आपने थोड़े टाइम पे बुक, थोड़े टाइम के लिए सपोज करो कोई बुक आपने डेस्क पे छोड़ दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उस चीज़ से पोजेशन चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ थीफ होल्डिंग अ स्टोलन वॉच एक्चुअल पोजेशन, कि अगर एक चोर ने एक वॉच को पकड़ रखा है तो उस मोमेंट पर वो उसका एक्चुअल पोजेशन होल्ड करता है। Possession in law, de jure, possession recognized और protected by law। ये ग्रांट करता है लीगल राइट्स और प्रोटेक्शन, इन्फोर्सेबल थ्रू सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज। मतलब अगर आपको कोई ज़बरदस्ती किसी घर से निकाल दे, आप अगर उधर के टेनेंट हो और उसको अगर कोई भी आपको अनलॉफुली वहाँ से एविक्ट करता है, तो सिविल या फिर आप रेमेडीज ले सकते हैं कोर्ट में जाके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओनर ऑफ द स्टोलन वॉच जो है वो कौन है? पोजेशन इन लॉ है। अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप। अब हमने पोजेशन और ओनरशिप दोनों को अच्छे से समझ लिया, अब हम उसका रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या है? पोजेशन एक एविडेंस माना जाता है ओनरशिप का, मतलब कि जो चीज़ जिस पर्सन के पोजेशन में होती है उसे ही एक ओनर मान लिया जाता है उस चीज़ का, जब तक कॉन्ट्रारी प्रूव ना हो जाए। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो उस पर्सन पर होता है जो ये प्रूव करना चाहता है कि जो पर्सन प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, मतलब जो पोजेसर है, वो ओनर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन होल्ड कर रहा है किसी भी लैंड प्लॉट को, तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा वही ओनर है जब तक अदरवाइज प्रूव नहीं हो जाता। लॉन्ग पोजेशन या ओनरशिप, एडवर्स पोजेशन जो हमने देखा वो। अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि लॉन्ग, अगर कोई भी चीज़ आप बहुत समय से यूज़ करते आ रहे हो और वो अनडिस्टर्ब्ड नेचर की थी, तो लॉ आपको वो चीज़ ग्रांट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी भी हाउस को ऑक्यूपाई किया हुआ है 12+ साल से और कोई भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो आप जो है ओनरशिप को क्लेम कर सकते हो वैलिडली। सेलमन का क्या व्यू था? उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें ओन की जा सकती हैं वो चीज़ें पजेस भी की जा सकती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि डेथ। उसमें क्या है कि ये चीज़ें ओन की जा सकती है लेकिन पजेस नहीं कर सकते, और इनकॉर्पोरल राइट्स जो पजेस की जा सकती है लेकिन उनके ऊपर कोई भी फिजिकल कंट्रोल नहीं रखा जा सकता। हिस्टोरिकल व्यू देखिए तो हेनरी मेन के अकॉर्डिंग पजेशन सबसे पहले आया, उसके बाद लेटर ओनरशिप के जो लॉज थे वो इवॉल्व हुए। पजेशन ने ही ग्रेजुअली इवॉल्व किया है फुल ओनरशिप राइट्स की चीज़ों को। फिर आयरिंग के व्यू के अकॉर्डिंग पोजेशन क्या है? एक ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन है ओनरशिप का। पोजेशन इन फैक्ट जो है वो मिरर करता है ओनरशिप इन राइट को। फिर इसका एग्जांपल देखें तो होल्डिंग एंड यूजिंग अ कार डेली, कि अगर आप किसी कार को रोज यूज कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल ओनरशिप आपके पास आ जाएगी भले ही आपके जो पेपर्स हैं वो पेंडिंग हैं। फिर सेलमन का क्या व्यू था प्रिस्क्रिप्शन पे, कि पॉजिटिव कब होगा? जब पोजेशन विदाउट टाइटल था और वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसी और के ओनरशिप के लिए, मतलब एडवर्स पोजेशन। और नेगेटिव कब होगा? जब ओनरशिप विदाउट पोजेशन था और अब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सटिंग्विश हो गया। एग्जाम्पल, एक ऐसी लैंड थी जो कोई यूज नहीं कर रहा, आप लूज कर दोगे ओनरशिप, न्यू पोजेसर जो है उसके पास एक नया राइट आ जाएगा आफ्टर द स्टैट्यूटरी पीरियड्स गेट ओवर। अब पजेसरी रेमेडीज एंड प्रोप्राइटरी रेमेडीज। पहला आता है पजेसरी रेमेडी। ये प्रोटेक्ट करता है पजेशन को इवन अगेंस्ट द ट्रू ओनर, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पजेशन को प्रोटेक्ट करता है, भले ही वो जो पजेसर है वो रियल ओनर हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एप्लीकेबल व्हेन पजेशन इज रॉन्गफुली डिस्टर्ब्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस, मतलब ये कब एप्लीकेबल होगा? जब जो पर्सन था वो लीगली अगर किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहा था लेकिन उसे अनलॉफुली उस चीज़ के इंजॉयमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया, तब पजेसरी रेमेडीज यूज हो सकती हैं। रिकॉग्नाइज इन सिविल लॉ। फिर ये रॉन्गफुल पजेसर कैन रिकवर प्रॉपर्टी फ्रॉम ओनर हु यूज्ड फोर्स, कि अगर किसी पर्सन को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर एक टेनेंट को उसके घर से रिमूव किया गया है अनलॉफुली और फोर्स यूज करके, तो वो जो टेनेंट है वो ओनर के अगेंस्ट में भी पजेसरी रेमेडीज क्लेम कर सकता है। फिर आता है प्रोप्राइटरी रेमेडीज, मतलब जो ओनरशिप राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये रेमेडी ओनरशिप राइट्स के लिए है। अब इसका एम क्या है? एस्टेब्लिश करना और इन्फोर्स करना लीगल टाइटल को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ओनर ने अगर कोई भी फाइल किया है स्यूट, ये प्रूव करने के लिए कि जो ओनरशिप है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की वो अगेंस्ट ट्रेसपासर, तो ये जो होगा वो आएगा प्रोप्राइटरी रेमेडीज में। ठीक है।
अभी तक हमने ना सारी चीजें अच्छे से कवर कर ली हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है द पोजेशन इज दी, कि पोजेशन ओनरशिप का क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 9th पॉइंट इन ओनरशिप। कि एक मैक्सिम है पोजेशन इज द 9th पॉइंट इन ओनरशिप, मतलब पोजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ओनरशिप का। लॉ प्रिज्यूम करता है कि जो पोजेसर है वही ओनर है अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, अनलेस उसको कॉन्ट्रारी प्रूफ ना कर दिया जाए बैटल टाइटल के साथ। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट अलॉन्ग करेक्टली, इन दोनों में से क्या पेयर करेक्ट है? ट्रस्ट एंड को ओनरशिप, लीगल और कंटिजेंट ओनरशिप, सोल और लिमिटेड ओनरशिप, या लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। कौन सा सही है इसमें से? पहला क्या पेयर होना चाहिए था वैसे? सोल और को ओनरशिप होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो नहीं है, अब ये भी नहीं है। अब बचे ये, अगर कंटिजेंट ओनरशिप है तो आगे कौन सा होना चाहिए था? वेस्टेड। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। नेक्स्ट, हु डिफाइंड ओनरशिप एज प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। किसने इसको डिफाइन किया था कि ओनरशिप क्या है? एक प्लीनरी कंट्रोल है ओवर एन ऑब्जेक्ट। तो ये डेफिनेशन दी थी होलैंड ने। उनके अकॉर्डिंग ओनरशिप क्या है? एक प्लीनरी कंट्रोल है ओवर एन ऑब्जेक्ट। ऑस्टिन ने क्या डेफिनेशन दी थी कि ओनरशिप क्या है? एक राइट है जो कि इनडिफिनाइट पॉइंट ऑफ यूज के लिए मिलती है, अनरिस्ट्रिक्टेड है इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, हम कैसे भी डिस्पोज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, और अनलिमिटेड है इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। ऐसे इन सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, बट ओनरशिप एज प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन होलैंड की थी। Next, fourth is ownership in its comprehensive significance denotes the relation between a person and any right that is vested in him, that which a man owns in this sense in all cases a right. Who is the exponent of this theory? ये previous year question है UGC नेट का। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ये थियोरी किसने दी थी? तो ये थियोरी दी थी सेलमन ने। नेक्स्ट इज राइट इन री एलिनिया मीन्स अ राइट ओवर। जो राइट इन री एलिनिया होता है उसका क्या मतलब है? राइट है आपका आपकी खुद की प्रॉपर्टी पे, किसी और की प्रॉपर्टी पे, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फॉरेन में सिचुएटेड है, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिचुएटेड है इन वंस ओन कंट्री। क्या इसका आंसर है? प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स। राइट इन री एलिनिया रेफर करता है प्रॉपर्टी दैट पर्सन एंजॉय ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स। अब नेक्स्ट इज हमें मैच करना है पोजेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड बिकॉज। अब ये डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसको मैच करना है। कैंट के अकॉर्डिंग कि मैन बाय टेकिंग पोजेशन हैज ब्रॉट द ऑब्जेक्ट विद इन हिज स्फीयर ऑफ विल, या हेगल के अकॉर्डिंग इन पोजेशन देयर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअल विल। होलैंड के अकॉर्डिंग एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस इज अनलॉफुल, या फिर सवीनी जिनने क्या कहा था? इट इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। अब ये जो मैचिंग है हमें वो करनी है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? सो द करेक्ट आंसर इज केंट के अकॉर्डिंग मैन बाय टेकिंग पोजेशन हैज ब्रॉट द ऑब्जेक्ट विद इन हिज स्फीयर ऑफ विल। हेगल के अकॉर्डिंग इट इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। होलैंड के अकॉर्डिंग इन पोजेशन देयर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअल विल, और सवेनी के अकॉर्डिंग एवरी एक्ट इज वायलेंस, एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस इज अनलॉफुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ पोजेशन। इनमें से क्या जो है वो एक पोजेशन का काइंड नहीं है? हमने बहुत सारे काइंड्स ऑफ पोजेशन देखे थे। क्या ये डिफेक्टो डी जूरी है। कॉन्करेंट एंड डुप्लीकेट क्या पोजेशन का काइंड है। कॉर्पोरल एंड इमीडिएट है, लेकिन इन्फिनिटी एंड एंटीक्विटी टाइप नहीं है। द स्टेटमेंट इक्विटेबल ओनरशिप ऑफ अ लीगल राइट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ एन इक्विटेबल राइट शोज दैट लॉ और इक्विटी डिफर करते हैं विद रिगार्ड्स टू, कि जो स्टेटमेंट है इक्विटेबल ओनरशिप ऑफ अ लीगल राइट वो डिफरेंट है फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ एन इक्विटेबल राइट। तो ये जो है इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि लॉ और इक्विलिटी डिफर करते हैं किस बेसिस पे? ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स, या ओनली द ओनरशिप ऑफ राइट्स, बोथ एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप ऑफ राइट्स, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ राइट बट नॉट रिगार्डिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ अ राइट। क्या है इसका करेक्ट आंसर? बोथ एग्जिस्टेंस ऑफ ओनरशिप एंड बोथ एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप ऑफ राइट्स, राइट। अब वापस मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है।
सबसे पहले दिया हुआ है राइट ऑफ अ पर्सन नॉट टू बी असॉल्टेड, राइट ऑफ अ पर्सन इन हिज ओन प्रॉपर्टी, राइट ऑफ अ पर्सन टू एंजॉय इन प्रीमाइसेस, राइट ऑफ अ पर्सन इन द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स। और ये जो है वो मैक्सिम्स दिए हुए हैं, अब इन्हें मैच करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ए। इसमें क्या है, सबसे पहले राइट एंड रीम मतलब जो जनरली हमें मिलता है सब लोगों के अगेंस्ट में कि राइट ऑफ अ पर्सन नॉट टू बी असॉल्टेड। फिर है बी का 1, ओन प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट है रिप्रोपेरिया। फिर है सी का 3 कि हम इंजॉय कर सकते हैं अपने प्रेमाइसिस में पर्सोनम, और राइट दूसरे की समवन एल्स की प्रॉपर्टी है तो फिर रियलिना। जहाँ पर भी आपको री एलिनिया वर्ड दिखे और समवन एल्स प्रॉपर्टी देखे, आपको वही मैच करना है, वही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये दो वर्ड को आप ऐसे अलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, पोजेशन थ्रू एन एजेंट और सर्वेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम पोजेशन करवाते हैं किसी भी एजेंट या सर्वेंट के थ्रू तो किसका एग्जाम्पल है? मीडिएट पोजेशन का, है ना? करेक्ट। Selman distinguished between possession in fact and possession in law. He treated possession in fact as, उन्होंने डिफरेंस जो था between possession in fact और possession in law को किया था, लेकिन उन्होंने possession in fact को कैसे ट्रीट किया? उन्होंने क्या कहा कि ये एक सिर्फ कंसेप्शन है। Who said that there are 2 elements in possession? किसके हिसाब से possession में 2 एलिमेंट होते हैं, corpus possessionis और animus domini? किसने कहा था ये कि possession में ये 2 एलिमेंट होने चाहिए? ये टॉपिक हमने देखा था theories of possession में, सबसे पहली ही थ्योरी थी ये, फर्स्ट थ्योरी किसकी थी वो? करेक्ट आंसर इज सविनी। ओनरशिप ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज, जो ओनरशिप होती है गुडविल की वो किस तरीके की ओनरशिप है? किसमें फॉल करेगा ये? इनकॉर्पोरियल। इसका क्या मतलब है? इंटेंजिबल। नेक्स्ट इज, इफ ए ने लीव करी है अपनी कार विद द ड्राइवर, द ड्राइवर पोजेशन विल बी। अगर ए अपनी कार ड्राइवर के पोजेशन में छोड़ के गया है तो वो पोजेशन कैसा पोजेशन होगा? मीडिएट, वेयर ए जो है वुड बी इमीडिएट पोजेशन, जहां पर ए जो है वो मीडिएट पोजेशन में होगा। मीडिएट जहां पर ए जो है वो इमीडिएट पोजेशन में होगा। इनकॉर्पोरियल जहां पर ए जो है वो कॉर्पोरल होगा, और कॉर्पोरियल जहां पर ए जो है वो इनकॉर्पोरियल होगा। यहाँ पर ये 2 ऑप्शंस तो नहीं ही आएंगे। अब इन 2 में से देखना है हमें, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इसमें मीडिएट पर्सन कौन है और इमीडिएट पर्सन कौन है? अभी इस मोमेंट पे इस क्वेश्चन में फैक्चुअल या फिर एग्जिस्टिंग जो पोजेशन है वो किसके पास है? ड्राइवर के पास है। तो ड्राइवर क्या बना? इमीडिएट पर्सन बना। और अगर ड्राइवर इमीडिएट बना तो ए क्या बना? मीडिएट पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। According to whom, whenever a person looked like an owner in relation to a thing, he had possession of it, unless possession was denied him by special rules based on practical convenience. The animus element was specially an intelligent awareness of the situation. ये theory इनमें से किसने दी थी? तो the theory was given by Eyring. ठीक है, I hope ये 15 MCQs जो हैं वो आपको कुछ हेल्प करे, क्योंकि ये सारे MCQ PYQs ही हैं UGC नेट के और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस यूनिट से किस तरीके के MCQs आते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अभी तक क्लियर ना हुआ हो, कुछ डाउट्स हों आपको, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डू शेयर, like and comment. Also subscribe to Vidalaya Academy and hit the bell icon to never miss an update. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. Till then, take care and study well.